सो वंस अगेन सभी का स्वागत है टारगेट विद सर के स्पेशल सेशन में। और अभी जो हम करने जा रहे हैं वो एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल करने जा रहे हैं। हम कुछ आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें दिखाते हुए चलेंगे और साथ ही साथ जो है हम आपको इसके जो मेजर एमसीक्यूज हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं एनिमल फार्म जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया, उसका पहला फ्रंट पेज है। ये नोट्स है हमारी, जो हमने नॉवेल पे नोट्स आप सभी के लिए तैयार की है, उसका एक सेक्शन है एनिमल फार्म का। आप सभी को पता है कि जो एनिमल फार्म लिखा गया है वो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये आपके एग्जाम का शायद इस बार का क्वेश्चन हो जाए, मुझे जहां तक लग रहा है कि जॉर्ज ऑरवेल का ओरिजिनल नेम क्या था या फिर एरिक आर्थर ब्लेयर का पेन नेम क्या था। तो ये बहुत ही ज्यादा आने की संभावना है, क्योंकि इनपे पिछली बार नहीं आया था, तो शायद इस बार आ जाए। तो एरिक आर्थर ब्लेयर इनका ओरिजिनल नेम था और इनका जो पेन नेम है वो है जॉर्ज ऑरवेल। यहीं पे मेरा आप सभी से एक और प्रश्न है। एक बहुत ही फीमेल राइटर है, बहुत ही फेमस फीमेल राइटर है जिनका नाम है जॉर्ज इलियट। आप में से कोई बताएगा कि जॉर्ज इलियट का पेन नेम क्या था? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, पेन नेम से रिलेटेड यदि वो पूछ लें तो ये भी ध्यान रखना है। जो इनका जन्म हुआ था 1903 में मोतीहारी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। ये इंडिया में इनका जन्म हुआ था जॉर्ज ऑरवेल साहब का। और बहुत अच्छा आप लोग का जवाब आ रहा है, रुचि, चंचल, विजय लक्ष्मी। ठीक है, आपका ये कहना है कि जो आपका जो है जॉर्ज इलियट का पेन नेम है वो है मैरी एन इवांस। ध्यान रखिएगा, मैरी एन इवांस। ठीक है, इनको मजबूरी में पेन नेम लेना पड़ा था। ओरिजिनल पेन नेम लेने का सिर्फ इतना ही था क्योंकि ये फीमेल थी और फीमेल के नॉवेल्स बुक्स उतने पसंद नहीं किए जाते थे, पढ़े नहीं जाते थे, तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक मेल का पेन नेम लूंगी। और इससे क्या हो जाएगा कि लोग जान नहीं पाएंगे, मेल समझ के पढ़ेंगे, और जब लोग पसंद करने लगेंगे एक बार, तो उसके बाद से तो कहानी खत्म हो गई, है ना। तो ये चीज है। और एक सोनम पर गूगल मीट पर बस एक प्रॉब्लम होती है सर कि आंसर टाइप करने का ऑप्शन करते हैं तो फॉन्ट इतना छोटा हो जाता है कि क्वेश्चन दिखाई नहीं देता। अच्छा, हाँ ये तो है। और यूट्यूब में ये सुनी आती है। चलो अब उसके लिए अब क्या करें भाई, आप लोग की सहूलियत के लिए मैं कर रहा हूँ, इस पर ले रहा हूँ क्लास, कोई बात नहीं है। आप बस यहाँ नहीं भी, आप अगर बताएंगे आंसर तो भी चलेगा, आप अपनी कॉपी में टिक करेंगे जब हम आपसे पूछेंगे तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर बात करते हैं। देखो, अब इनके मम्मी पापा मुझे नहीं लगता आएगा। इनका जन्म आ सकता है मोतिहारी, इंडिया में जन्म हुआ इसलिए आ सकता है। इनकी पढ़ाई ईटन कॉलेज में हुई है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की थी, इन्होंने ज्वाइन कर लिया था इंडियन इंपीरियल पुलिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन इंपीरियल पुलिस में भी इन्होंने जॉब किया था। हाँ हाँ, यूट्यूब पे राजकुमार जी, यूट्यूब पे आपको ज्यादा अच्छा लगता है ना, यूट्यूब पे अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ठीक है, तो इनके दो पत्नियां हैं, दोनों पत्नियों के नाम यहाँ पे हैं, उससे आप जो है नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। मेजर वर्क की बात करें तो इनके वर्क थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग प्रकार से लिखते थे। अगर आप देखें तो बर्मूड डेज एक तरह से कॉलोनियल लिटरेचर का एक आप कह सकते हैं नावल है। और जो है इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो नावल माने जाते हैं वो ये दो अंतिम दो नावल माने जाते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क नहीं लिखे, लेकिन जितने वर्क लिखे बड़े फेमस हैं। एनिमल फार्म और 1984 इनके जीवन के सबसे बेस्ट नावल हैं। और आपको मैं बताऊं, जैसे कहा जाता है जॉन कीट्स के बारे में कि अगर उन्होंने केवल ओड टू नाइटिंगेल लिखा होता या ओड टू ऑटम भी लिखा होता तब भी आज दुनिया के सबसे फेमस पोएट्स में अमर नाम में उनका नाम होता, जैसा कहा जाता। उसी प्रकार से इनके बारे में अगर ये केवल एनिमल फार्म भी लिख के चले गए होते ना, तो भी आज दुनिया के सबसे बड़े राइटर्स में से एक माने जाते, जैसे अभी माने जाते हैं। 1984 लिख के, एक नहीं दो लिख के गए। और ये दोनों नावल के सबसे बड़ी विशेषता, देखो हम नावल टाइप की भी बात कर रहे हैं थोड़ा सा आपके समझ के लिए। ये दोनों नावल किस प्रकार का नावल है? डिस्टोपियन नावल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिस्टोपियन नावल, यूटोपियन नावल आप सभी को पता होना चाहिए। डिस्टोपियन नावल किसे कहते हैं हम? डिस्टोपियन नावल ऐसा नावल होता है जो नावल जो है भविष्य की बात करता है, और जिस नावल में जो है हम
बहुत ऐसी चीजें दिखाते हैं जो सभ्यता सभ्यता जब बर्बादी पे जाती है, पतन की ओर जाती है, तो सभ्यता कैसी दिखती है उसकी एक झलक हमको मिलती है डिस्टोपियन नॉवेल में। ठीक है, तो वैसे ही झलक आपको मिलता है यहाँ पे 1984 में। ठीक है, और एनिमल फार्म वैसे तो मॉडर्न टाइम का नॉवेल है, इसको पूरी तरह से डिस्टोपियन में हम नहीं रखेंगे। पूरी तरह से डिस्टोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका 1984 है, लेकिन डिस्टोपियन इन द सेंस ये रख लेते हैं कि किस तरह समाज में जो चीजें चल रही हैं, जब वो अपने खराब रूप में पहुंचते हैं तो कैसे हो जाती हैं, ये सोच के। लेकिन अगर एनिमल फार्म को बेसिकली यदि आप डिवाइड करना चाहेंगे तो एनिमल फार्म के लिए जो बेस्ट वर्ड आता है वो आता है पॉलिटिकल नॉवेल। ये एक पॉलिटिकल नॉवेल है, पॉलिटिकल आप सटायर कह सकते हैं, जिसमें आपसे पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो जीत जाती हैं तो फिर उसके बाद आपसे जो है कोई हेल्प नहीं करती, तो एक तरह से सटायर है। ठीक है, इसके अलावा अलीगरी इसको बोला जाता है, और सबसे बड़ा जो सबसे बेहतरीन वर्ड इसके लिए आप देंगे अगर सबसे बेस्ट, तो वो है बीस्ट फेबल। ये बीस्ट फेबल के रूप में भी इसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी कहानी है, अगर आपने चंपक सुना हो, बहुत ढेर सारी पंचतंत्र की कहानियां सुनी हो, तो सबको बीस्ट फेबल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एनिमल पे बेस्ड करके वो कहानी होती है। ठीक है, तो ये भी कहानी अगर जनरल लेवल पे देखे तो हमें बीस्ट लेवल दिखाई पड़ता है, बीस्ट फेबल दिखाई पड़ता है, क्योंकि पिग्स, डंकीज इनकी कहानी है। लेकिन जब डीपर लेवल पे देखते हैं तो ये अलीगिरी की तरह नजर आता है। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और 1984 पूरी तरह से जो आपकी कहानी है, ये आप देखिए, इससे नाम से पता चल रहा है कि 1949 में लिखा गया। मैं आपको यहीं पे नावल भी थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ये लिखा तो गया है 1949 में, लेकिन कहानी बता रहा है 1984 की, यानी अपने समय से आगे जा रहा है। जब भी कोई चीज अपने समय से आगे जाके उसकी बात करेगा और उस समय के जो नुकसान होने वाले हैं, जो सभ्यता एकदम बर्बादी की ओर जा रही है, उसको दिखाने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, अपने आप में वो डिस्टोपियन नॉवेल कहलाएगा। और इसीलिए एनिमल फार्म को भी थोड़ा सा उस ओर हम ले जाते हैं। एनिमल फार्म की जब हम बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया, क्या मुझे बता सकते हैं कि कोई एक ऐसा पॉलिटिकल सिद्धांत, कोई एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो एनिमल फार्म फॉलो करती है? अभी तक आप सभी को बता देना चाहिए। तो नाउ यू ऑल शुड हैव spoken about that particular word. I am asking about tell me the name of the philosophy, not philosopher. काजल साहा के लिए तालियां हो जाए। टोटलिटेरियनिज्म, जो फिलॉसफी है उसका नाम है टोटलिटेरियनिज्म। ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें जैसे जो आप कह रहे हैं, जैसे आनंद जी कह रहे हैं मार्क्सिस्ट, एकदम सही है, और मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को यूज किया गया है, लेकिन फाइनली जो है, जो मुख्य रूप से जिसको दर्शाया गया है, दैट इज टोटलिटेरियनिज्म है। कम्युनिस्ट ये सब आ रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन मुख्य रूप से जो बेस माना जाएगा, जिसकी आलोचना की गई, मार्क्सिज्म की आलोचना नहीं की गई है, आलोचना की गई इस नावल के द्वारा टोटलिटेरियनिज्म की, एक तंत्रवाद की। ठीक है, तानाशाही की, डिक्टेटरशिप की आलोचना की गई है। तो अक्सर जब आपसे पूछा जाएगा कि इस नावल में किसकी आलोचना की गई है, तो टोटलिटेरियनिज्म की आलोचना की गई है। मार्क्सिज्म तो अच्छी चीज है, उसके सहायता से लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन वो भी फेल हो गया है। ठीक है, ये सब अच्छी चीजें हैं। कम्युनिज्म की बात करते हैं, सब फेल हो जा रहा है। अब बात आप करें नाजीवाद, जैसे आप में से कुछ लोगों ने नाजीवाद लिखा, तो नाजीवाद इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि नाजीवाद एक पर्टिकुलर देश की विचारधारा थी, जर्मनी की। ठीक है, तो जर्मनी को तो हम इस देश की बात करेंगे ना। ठीक है, राकेश जी सही बोल रहे हैं, और कार्ल मार्क्स ठीक है, कार्ल मार्क्स, और जैसे आनंद जी ने बोला मार्क्सिज्म, तो ये पर्टिकुलर एक कोई पर्सन है जिसको रिप्रेजेंट करता है। चलो, जब इतनी बात हो गई है तो मुझे कोई बता सकता है कि जो एनिमल फार्म है उसमें कार्ल मार्क्स जो है, किस कैरेक्टर को आप बोल सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का रोल अदा कर रहा है, या उससे कंपेयर कर सकते हैं? बताइए, मार्क्सिज्म को रिप्रेजेंट करने वाले कैरेक्टर के नाम बताइए। बहुत अच्छा जी, रुचि, प्रीति, राकेश जी, अंजलि, विजय लक्ष्मी, सोनम, आनंद जी, छाया, आप सभी के लिए तालियां। बहुत अच्छा प्रयास आप सभी कर रहे हैं। जिसका नाम न ले पाए नाराज नहीं होगा। तो ओल्ड मेजर जो है वो कार्ल मार्क्स की तरह रिप्रेजेंट उसको किया गया है। और जो है आप अगर मार्क्सिज्म की बात करें तो ओल्ड मेजर का चेला कौन है आपका? कौन है? जो दूसरा कैरेक्टर है सुनोबाल, तो सुनोबाल भी मार्क्सिज्म की विचारधारा को मानता है। ठीक है, ट्रोट्स्की,
जो है से प्रेरित है सिनोबाल का कैरेक्टर टोटस्की, याद रखिएगा, आप लोग को बताया जा चुका है। तो ये है। अब अवार्ड की यदि बात करें तो एनिमल फार्म को रेट्रोस्पेक्टिव ह्यूगो अवार्ड मिला था 1996 में, और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा दुनिया की 50 ब्रिटिश राइटर्स की जो सिंस 1940 के बाद जो लिखी गई थी उसमें मानी जाती है, सेकंड नंबर पे इसको बहुत ज्यादा रीड करने वाली नावल मानी गई, और इंडक्टेड इनटू प्रोमेथियस हॉल ऑफ फेम, बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने देखा इसके बारे में, बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीजें, इसे मैंने सारी चीजें बता दी है, मैंने तो इसे देखा भी नहीं था, बहुत अच्छा, बीस्ट फेबल पॉलिटिकल सटायर अलिगरी डिस्टोपियन फिक्शन, बहुत अच्छा, सारी चीजें हमने बता दी है। अगर हम कहें कि इस नावल में क्लाइमेक्स कहाँ आता है, अच्छा, अगर ये नावल की जो कहानी है इसके साथ आप क्या एक दूसरी कहानी जोड़ सकते हैं, तो इस नावल के साथ जो दूसरी कहानी जुड़ती है दैट इज, देखिए सबको हर एक चीज अभी का भी याद हो जाना चाहिए, हम थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, आपको बहुत सी चीजें हम बताएंगे, आपको लगेगा अरे हमको तो आ रहा है, आपको बहुत सी चीजें नहीं भी आ रही होगी, आप कनेक्ट होंगे, आप ये सोचिए कि आज सब जितनी भी चीजें बता रहे हैं सब हमारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। यस, तो अब हम आपसे बात करते हैं कि भैया ये जो नावल है इसकी सब टाइटल क्या हो सकते हैं, तो इसके सब टाइटल ऑफ फेरी स्टोरी बोला गया था, कई जगहों पे यूज किया जाता है, कई जगहों पे नहीं, लेकिन फेरी स्टोरी इनकी सब टाइटल है, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है। दूसरी बात है कि अगर आप सेटिंग की बात करें, किस टाइम की ये कहानी है, रियल सेंस में देखा जाए तो जानवर किस समय के आंदोलन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वास्तव में एलिगोरिकली माने तो ये 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, और यहां से लेके ये तेहरान कॉन्फ्रेंस तक 1943 तक ये चलता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लाया गया है चीजों को, ध्यान रखिएगा। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो आपका एनिमल फार्म है वो किस रेवोल्यूशन पे बेस किया गया है, तो दैट इज रशियन रेवोल्यूशन, मुख्य रूप से यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को पता है कि जो आपका फार्म है सेटिंग है वो मैनोर फार्म है, अगर ऐसे देखा जाए तो, और रियल में सेटिंग देखा जाए तो रसिया है तो ये है, ओके। क्लाइमेक्स की यदि बात किया जाए तो क्लाइमेक्स इसमें यही है कि जो बॉक्सर नाम का कैरेक्टर है, ठीक है, उसके साथ बहुत बुरा होता है, वो बेचारा शुरुआत दौर का कैरेक्टर है, जब इन लोगों ने विजय प्राप्त की थी, जब बैटल ऑफ ताउसेड हुआ था तो उसमें वो हीरो बना था, उसको हीरो अवार्ड दिया गया था, बैटल हीरो, एनिमल हीरो फर्स्ट, तो उसे हीरो का अवार्ड दिया गया था। वही बॉक्सर को जो है जब पहली बार आपका वो होता है विनोई का निर्माण होता है, उसमें भी बेचारा बहुत मेहनत करता है, दूसरी बार भी मेहनत करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों में से एक है, और सोचिए दूसरी बार भी जब लड़ा दिया जाता है तो तीसरी बार फिर विनोई के लिए कोई और परेशान था, तो बॉक्सर के लिए विनोई बनना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से एंड तक लगा रहा है, लोग बार बार कह रहे हैं नेपोलियन सही आदमी नहीं है, फिर भी वो कहते हैं नेपोलियन ऑलवेज राइट, मतलब भीष्म पितामह की तरह हो गए, जैसे देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, चाहे हमको पता है कि हमारा ये ग्रंथ होता है जो भी है गड़बड़ है, दुर्योधन गड़बड़ है, लेकिन नहीं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हमें दूसरा व्यक्ति उससे क्या मतलब है, तो ये देश के लिए लड़ रहा था बॉक्सर, और सोचिए इसलिए इसके प्रति सबको स्नेह था कि एकमात्र बंदा है जो बूढ़ा हो गया है, फिर भी दिन रात लग रहा है, इतना काम कर रहा था कि अब की बार में बनना तो नहीं मरूंगा, लेकिन उसी बीच में उसकी तबियत खराब हो जाती है, और सोचिए ये जो नई सरकार है उसकी फिलॉसफी इतनी खराब है कि इसने ये सोच लिया कि अच्छा ये तो ऐसे भी बूढ़ा हो गया है, बहुत काम नहीं कर पा रहा है, अब जवानी में खूब काम किया, अब बेचारा थोड़ा कम काम करता रहा, लेकिन फिर भी कितनी देर प्रतिज्ञा के साथ लगा हुआ, ये नहीं तुम सोच रहे हो। और जैसे उसने देखा कि ये बीमार हो रहा है, खांस रहा है बेचारा, और जैसे बीमार हुआ तो उसके बाद लोगों को ये लगा कि शायद इसको इलाज करवाया जाएगा, व्यक्ति इतना काम किया है देश के लिए, समाज के लिए, उस व्यक्ति को बुचर खाने भेज दे रहे हो, स्लॉटर हाउस भेज दे रहे हो, सब नहीं आती। सोचिए इसको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। ये तो कहो कि बेंजामिन को थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, उसने देख लिया कि उस पर स्लॉटर हाउस लिखा है, उस कंपनी का नाम लिखा है जिसका काम होता है स्लॉटर करना, ठीक है। तो जब वो बताता है तो फिर वो स्टीलर बता देता है, अरे नहीं नहीं, वो एम्बुलेंस वाले जो है जल्दी जल्दी में आए थे, तो वो जो है स्लॉटर हाउस वाला जो है उसी से उसको लेके एम्बुलेंस बना दिया गया है, तो उस पर से अभी वो स्टिकर हटाया नहीं गया है, तो बेवकूफ बनाया जाता है और बेचारे को मार दिया जाता है, और फिर उसके बाद बताइए ये बताया जाता है कि उसकी डेथ होगी हॉस्पिटल में। तो इतना बुरा तरीके से सारी चीजों को दिखाया गया। एंटागोनिस्ट आपका जो पिग है
अब पिक को, अब नेपोलियन को क्या बोलोगे, ये बिल्कुल शाहरुख खान की तरह है, उस मूवी की तरह है, बाजीगर है बाजीगर, मेरा दिल था अकेला तूने खेला ऐसा खेला है, तेरे हाथ में जादू रात भर, बाजीगर है बाजीगर। और बाजीगर है बाजीगर जो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कहते कहते जो है शिल्पा शेट्टी को खत्म कर दिया, फिर उसके बाद से जो है दूसरी वाली बहन जो है उनका भी बुरा हाल था, वो भी प्यार कर रही थी, तो बाजीगर ने खत्म कर दिया। तो एंटागोनिस्ट ऐसे होते हैं कई बार कि आपको वही मेन है, उसी के ऊपर पूरी कहानी चल रही है। तो यहाँ पर भी जो है नेपोलियन ही सब कुछ कर रहा है और जो है नेपोलियन एंटागोनिस्ट है। नैरेटिव टेक्निक थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये है, अब आप सभी के सामने बेहतरीन नोट्स आप सभी के लिए लाया गया है। नेपोलियन कौन है, जोसेफ स्टालिन है, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें दिखा दी गई है। कौन उसके एक्विवेलेंट कैरेक्टर कौन होगा, स्नोबॉल के एक्विवेलेंट कौन है, लियोन ट्रोट्स्की है। स्कूलर में जो है सोवियत प्रोपेगेंडा, जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं वो लोग हैं। कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन को आप बोल सकते हैं, वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। बॉक्सर जो है वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल मेहनत ही करते जा रहे हैं। क्लेवर जो है ये फीमेल मेयर है, फीमेल वर्किंग क्लास को दिखा रहा है। बेंजामिन जो है बुद्धिमान व्यक्ति हैं लेकिन स्केप्टिकल टाइप के हैं, ठीक है, सिंपल टाइप के हैं, ठीक है, इनको सब आता है लेकिन ये कुछ बोलेंगे नहीं। मोले जो है ये जो फुलिश टाइप की जो है मेयर है और इनको शुगर पसंद है, रिबन्स पसंद है, तो इसलिए फार्म छोड़ के चली जाती हैं। तो ये अपर मिडिल क्लास है जिसको कोई मतलब नहीं है। और मोजेस जो है एक ये रॉबिन है जो कि इनको भी पसंद आता है, ये घूम घूम के चले जाते हैं, शुगर कैंडी माउंटेन की कहानियां सुनाते हैं ये। तो ये लोग हैं कुछ मेजर मेजर कैरेक्टर। मिस्टर जेम्स आप सभी को पता है मैनर फार्म के ओरिजिनल ओनर हैं। जो डॉग्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है डॉग्स, क्योंकि ये डॉग्स, इनके नाम याद रखना। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि ये जो डॉग्स हैं उनके इसमें से कौन से डॉग्स के नाम नहीं, तो 3 डॉग्स के नाम यहाँ पे दिया गया। वैसे तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने पपीज लिए थे, कितने पपीज को उठा के ले गया था, उनको डॉग्स फाइनली पपीज को उठा के फिर अपने तरीके से ट्रेन करना किया नेपोलियन ने, कितने पपीज को लेके गया था? 9। तो 9 में से 3 मेजर वाले हैं जिनके नाम आपको याद रखना है। ये कहीं ना कहीं स्टालिन के समय में जो सीक्रेट पुलिस थे उनका काम कर रहे थे, ये उनके लिए काम करते थे। इसके अलावा जब आप 2 लोग की और बात करते हैं जैसे मिस्टर पिल्किंसन की, तो ये एलाइज कंट्री जो यूके यूएसए हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये। और इसके अलावा मिस्टर फ्रेडरिक जो है ये नाजी जर्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। मिस्टर वाइम्पर जो है ये कैपिटलिस्ट डूइंग बिजनेस विद, जो बिजनेसमैन लोग हैं जो कि यूएसएसआर से जो है जर्मनी से बिजनेस, इनसे रूस से बिजनेस कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर वाइम्पर। आप सभी को याद है क्या मिस्टर वाइम्पर को आप किस रूप में देखते हैं? मिस्टर वाइम्पर को स्पेशली नियुक्त किया जाता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे ट्रेड लेकर आएंगे, इनका काम होता है ट्रेड लेकर आना, ठीक है। तो सारी चीजें ये हैंडल करते हैं, बिजनेस का देखने का काम इनका है। अब दूसरी बात आपके एग्जाम में जो 2-3 चीजें और आपको याद रखना है कि भैया जो मिस्टर पिल्किंसन है इनके फार्म का नाम क्या है? तो इनके फार्म का नाम है फॉक्सफुड फार्म, ठीक है। और मिस्टर जो फ्रेडरिक है इनके फार्म का नाम है पिंचफील्ड फार्म। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इन दोनों जो ये फार्म के मालिक हैं इनमें से कौन ऐसा है जो कि क्या करता है, जाली नोट दे देता है टिंडर के बदले में? बताइए, टिंडर के बदले में जाली नोट देने वाला कौन है इसमें? मिस्टर फ्रेडरिक, ठीक है, बहुत अच्छा जी। तो फ्रेडरिक शुरू से थोड़ा गड़बड़ था। ये बताओ कि जैसे आपका विंडमिल है, अब विंडमिल से रिलेटेड 2-3 बातें इसलिए करना चाहता हूँ। विंडमिल को जो है प्लान आया था विंडमिल का, उसको सबसे पहले किसने दिया था? स्नोबॉल ने दिया था। लेकिन स्नोबॉल को उसी बात पे झगड़ा हो जाता है नेपोलियन से, नेपोलियन अपने कुत्ते भेज के उसको भगा देता है। फिर उसके बाद नेपोलियन क्या सोचता है, विंडमिल बनवा ही लेते हैं, क्या ही फायदा ही है। विंडमिल बनवा के लोगों से कहा कि ये तो मेरा आइडिया था, कहने लगे ये तो मेरा आइडिया था। फिर उसके बाद से जब विंडमिल जो है बहुत बढ़िया से बनवाए नहीं गए, विंडमिल में बहुत मेहनत की लेकिन इसने सही तरीके से देख रेख नहीं किया, सही मटेरियल नहीं लगाया गया, तो फिर क्या हुआ, एक तूफान आया, विंडमिल गिर गया। जब गिर गया तो फिर उसके बाद आरोप किसके ऊपर लग गया? स्नोबॉल के ऊपर लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार फिर खूब मेहनत किया गया, जानवरों से कहा गया खूब काम करो,
जानवरों को जानते हैं कितने कितने घंटे काम कराए जाते थे, एक हफ्ते में 60-60 घंटे काम करवाए जाते थे। जानवरों का बहुत बुरा हाल हो गया था, ठीक है। जानवर बेचारा खूब मेहनत कर रहे थे। दूसरी बार विंड मिल तैयार हुआ, आपकी बार जो है आपके मिस्टर फ्रेडरिक साहब ने उसमें जाके गन पाउडर लगा के उसको उड़ा दिया, ठीक है, फिर गिर गया विंड मिल। तो बहुत बुरा हाल है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती है। एक इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एनिमलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमलिज्म। तो ये अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमलिज्म है ये कौन देता है, अगर देखा जाए तो शुरुआत तो कर दिया था वर्ल्ड मेजर ने। वर्ल्ड मेजर के नाम से भी आपको जानना है तो ये जानना है कि उनका बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने एक सॉन्ग था जो सबको टीच करते थे, ठीक है। और एनिमलिज्म की बात करते थे, लेकिन उसको सिस्टमैटिक रूप देने का काम किसने किया था, नेपोलियन, स्नोबॉल एंड स्क्विलर ने, ठीक है। और एनिमलिज्म में आपसे पूछूं मैं कि ये बताओ कितने टोटल नियम थे, कितने टोटल कॉन्सेप्ट थे एनिमलिज्म के, तो टोटल कितने थे, 7 थे। तो ये 7 याद रखना है। सबसे लास्ट में यदि मैं पूछूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट बचा रह जाता है और सबसे फेमस वाला क्या है, तो ये आपको याद रखना है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वो सबसे मेजर वाला है, ऑल एनिमल आर इक्वल। क्या बोला गया है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। लेकिन बाद में क्या किया जाता है कि सबको हटा दिया जाता है और सबकी जगह केवल एक बचता है, और वो क्या है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट फ्यू आर मोर देन इक्वल। तो ये काफी जो है, बट सम आर मोर देन इक्वल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। देखिए, आप देखिए कि एक सरकार जब खतरनाक आ जाती है तानाशाही वाली, तो किस प्रकार से देश को बर्बाद करती है। पहले ये डिसाइड हुआ था कि हर संडे को मीटिंग होगी जिसमें हम जो अपना देश है उसके मुद्दे पे बात करेंगे, कैसे क्या होगा विकास की, उसकी बात सोचेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे नेपोलियन का राज आता है तो वो क्या करता है, संडे वाली मीटिंग खत्म कर देता है। वो एक टीम बनाता है, और कहता है कि जो मेरी टीम है वो डिसाइड करेगी, वो संडे को अपना मीटिंग लिया करेगी, वो डिसाइड करेगी कि क्या प्लान बनाना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और तो इस तरह से सारी कहानी खत्म। ये आप लोग को जो मैं अवार्ड की बात कर रहा था कि एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास अवार्ड मिला था, जो पहला बैटल हुआ था बैटल ऑफ काउसेट। बैटल ऑफ काउसेट क्या था, जिसमें जोन्स जो है, जब जोन्स को लोग भगा देते हैं तो फिर अपने साथ वो कुछ लोगों को लेकर आता है, फार्म पे अटैक करता है। और अब की बार हमारे जानवर पहले से तैयार थे। स्नोबॉल जो है इनको कमांड करता है, डिफेंस करता है ब्रिलियंटली, और बहुत जम के लोग मेहनत करते हैं, लड़ते हैं और फिर इस तरह भगा देते हैं। स्नोबॉल और बॉक्सर को अपनी वीरता के लिए अवार्ड मिलता है। आपको पता है जब ये नेपोलियन राजा बनता है, तानाशाह बन जाता है, तो ये भी कहता है कि ये जो बैटल ऑफ काउसेट हुआ था, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो कहता है कि जो बैटल ऑफ काउसेट हुआ था, इस बैटल ऑफ काउसेट को भी प्रायोजित था, ये किसने करवाया था, इसको करवाने वाला जो है खुद आपका जो है स्नोबॉल ही था। और उसने जानबूझ के करवाया था क्योंकि वो अपने आप को हीरो बन जाएगा, अपने आप को दिखाएगा। तो इस तरह से जो है भाई, अब आप जब राजा बन जाइए तो कुछ भी कह लीजिए। तो ये है, तो विंडमाल वाली कंट्रोवर्सी आप सभी को पता ही है। और जो फियर्स डॉग हैं, ये इसके लिए कॉप पुलिस का काम कर रहे हैं, ठीक है। नेपोलियन बहुत आगे बढ़ जाता है, ह्यूमंस के साथ ट्रेड करने लगता है। और सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण बात देखिए, एनिमल जो है 60-60 घंटे वीक में काम कर रहे हैं। सोचिए कितना भयंकर काम कराया जा रहा है। और वीक में जो है ये कहा जाता है संडे को भी तुमको वॉलंटरली काम करना है। ऐसे तो कहा गया वॉलंटरली, लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर समझ लो तुम्हारा राशन कट कर दिया जाएगा। आपको पता है एक बार ऐसा क्या होता है कि मुर्गियों ने विद्रोह कर दिया, जो हेंस हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया कि तुम लोग हमारे अंडे क्यों लेके चले जाते हो। तो इनके अंडे और दूध वो ले लेते थे। तो जब अंडे दूध वो ले लेते थे तो भाई इससे बहुत दिक्कत होगा ना, भाई मुर्गियों को कैसे काम चलेगा। एक तो मुर्गियों से जबरदस्ती कराया जा रहा है कि तुम इतने अंडे रोज दो, ठीक है, और उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत बुरा हो रहा था, उनको भोजन भी नहीं मिल रहा था। तो मुर्गियों ने कर दिया विद्रोह, और जब मुर्गियों ने विद्रोह कर दिया तो फिर जो है इनको खाना ही नहीं दिया गया। नेपोलियन ने उनके राशन को हटा दिया, कहा भैया ठीक है तुम विद्रोह करो, तुमको अब राशन ही नहीं देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, 9 मुर्गियां मर गई। ये बिल्कुल वही हो गया कि आंदोलन किया जा रहा था। जैसे आपको याद होगा कि आंदोलन
जो है देश में बहुत बार होता है, बहुत बार आंदोलन ऐसे हो जाते हैं। और जब आंदोलन है, चाहे आप अच्छी चीज के लिए लड़ रहे हो, बुरी चीज के लिए लड़ रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप आंदोलन करो फिर उसके बाद आप ही के खिलाफ जो है केस लगा दिया जाए, या आपको अंदर जेल में डाल दिया जाए, या आपके ऊपर लाठियां चार्ज करवा दी जाए, तो फिर आपका क्या हाल होगा। तो वही सेम चीज इनके साथ हो गया। 9 मुर्गियां और मर गई, और जब 9 मर गई तो इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। बहुत बुरा हाल हो गया भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो खतरनाक लोग होते हैं, जैसे हिटलर है या और लोग, तो ऐसे लोग को ढूंढा करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे विरोध में चल रहा है। ठीक है, इनकी एक स्पेशल टीम होती है जो ये देखती है कि विरोध में कौन चल रहा है हमारे। तो ऐसे लोग को पकड़ के लाया जाता है, ऐसे लोग को ढूंढा आता है। तो आपको पता है, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ। 1984 की कहानी है। 1984 जो आपका नॉवल है, उस नॉवल में क्या है कि उस नॉवल में इतना आगे बढ़ गया था, टोटलिटेरिज्म का रूप इतना उसमें आगे बढ़ गया था कि हर राज्य का ऐसा कोना नहीं था जहां पे आप कैमरे के नजर में न हो। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, सब कुछ सुना जा रहा है। एवरीथिंग, सरकार सब कुछ सुन रही है, और सब जगह कोई सरकार नहीं है। ये आपको पता नहीं कौन मंत्री है, कौन नहीं। ठीक है, अब आज से मैं कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन बस ये समझ लो कि केवल एक जगह, केवल एक व्यक्ति का शासन है, सबको ये पता है, बिग ब्रदर। और सब जगह बहुत बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ है बिग ब्रदर का। आप जहां देखेंगे वहां दिखेगा बिग ब्रदर, और उसके नीचे लिखा रहेगा बिग ब्रदर इज वाचिंग यू। यानी आप चाहे जहां जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई याद आ रहा है, कोई आपको वॉच कर रहा है, कोई देख रहा है, और सच में आप हर जगह देखे जा रहे हैं। आपको भरोसा नहीं होगा कि आपके घर के अंदर भी, आप अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। आपके घर के अंदर भी कैमरा लगा है और सरकार आपको देख रही है। यानी आप कोई भी प्लान नहीं कर सकते। यहां तक आप सभी को जो बिग बॉस वाला कॉन्सेप्ट तो समझ, लाइक बिग बॉस नहीं, बिग बॉस उसकी तरह लाइक है। ठीक है, बिग बॉस वगैरह जो आया है, ये इसी से प्रेरित है, 1984 से। तो अब आप ये समझ लीजिए कि उसमें एक कैरेक्टर ऐसा है जो जैसे कोना नहीं होता, जैसे घर है तो सब जगह तो दिखेगा, लेकिन कोई ऐसा कोना होने वाला जगह होगा जहां कैमरा उतना अच्छे से नहीं जा रहा होगा। उस वाली जगह पे जो है रहते, और कुछ एक रहते होता लिखता है, लेकिन वो भी पकड़ लिया जाता है। तो ये समझ लो, तो बहुत खतरनाक। तो यहां पे भी ध्यान दो कि ये बीच बीच में ना तर्ज कार्यक्रम चलाता, शुद्धि कार्यक्रम, समझ रहे हैं, शुद्धि कार्यक्रम। तो शुद्धि होगा, शुद्धि में क्या करेगा, एक शुद्धि कार्यक्रम होगा, और उस कार्यक्रम में जितने भी एनिमल्स हैं सबको बुलाया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा। बहुत पहले एक मूवी हमने देखी थी, नरसिम्हा मूवी थी क्या, जिसमें जो है बहुत भयंकर ओम पुरी ने रोल किया है। अचानक उसको पता चलता है कि उसके बीच में कोई दुश्मन है, और उसको बहुत भयानक तरीके से वहीं पे मरवा देता है, वो वहीं पे सलाम, बिल्कुल एकदम सबके सामने आतंक फैलाओ कि सारे लोग हैं, मेरा बर्बाद लग रहा है, इसीलिए मुझे किसी पे शक है, वहीं सबके सामने हमने उसका कत्लेआम करवा दिया। सेम वैसे ही कुछ फर्ज होने वाला है। नेपोलियन जो एक शो रख रहा है, और शो का नाम है कि हम इसमें शुद्धि करेंगे, शुद्धिकरण शो। और इस शो में क्या होगा कि पिग्स, हॉर्न्स, सीप ऐसे सब आएंगे, और ऐसे लोग को पकड़ लिया जाएगा। अचानक उनके बीच में कुछ लोग पहले से उनको तो नजर रखे रहेंगे कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत दिनों से गड़बड़ कर रहे हैं। अचानक उन लोग को बीचों बीच में खड़ा कर दिया जाएगा कि ये टुनटुन, गुनगुन, हाथिका और ये सब लोग खड़े हैं, और उसके बाद उनको पकड़ के कॉलर पकड़ के लाया जाएगा स्टेज के सामने, और फिर उनसे बोला जाएगा, उनको खूब बोला पूछा जाएगा खूब जम के, और फिर पूछा जाएगा कि बताओ तुम दुश्मन से मिले हो ना। और फिर उसमें क्या होगा कि जो है वहां पे ये सब स्वीकार कर लेंगे, कुछ पिग, कुछ हैम, कुछ सीप, कि हम जो है अभी भी हमारे स्वामी भक्ति थोड़ी सी है समुदाय के प्रति। अब ये भी हो सकता है कई बार डर के आदमी बोल दे, यही समझ लो, हल्का सा डाउट हो, डर भी दिया बेचारे के दिन नहीं बोलेंगे तो ही मारेगा, तो ये बोल दो। और कुछ लोग हो सकता है वास्तव में भी समुदाय को ज्यादा पसंद करते थे। भैया अब सबके सामने तेरा
नेपोलियन पहले तो उनको पकड़वाया और फिर उसके बाद कुत्तों को उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक, चार्ज, और कुत्ते ने सबके सामने जितने भी लोग थे उनकी गर्दन तोड़ दी, शरीर फाड़ दिया। वो भयानक मौत कुत्ते ने वहां दे दिया सबके सामने। अब बताइए क्या हाल हो जाएगा जो बाकी लोग वहां देख रहे हैं, सब डर जाएंगे, किसी की हिम्मत हो पाएगी कुछ अब आगे। तो यह हो गया भाई, शुद्धिकरण हो गया, बहुत खतरनाक। फिर उसके बाद से जो सॉन्ग है बीच टॉप इंग्लैंड है, जिसमें स्वतंत्रता की बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस की बात। अरे भैया अब छोड़ो, तुमको शुद्ध हवा में सांस मिलना बस इतना ही बहुत बड़ी बात है। ये जो है सॉन्ग को बंद कर दिया है, कहा ये अब कोई गाना गाएगा नहीं, और इसकी जगह बस एक गाना गाया जाएगा, मेरे नेपोलियन नेपोलियन के ऊपर गाना गाया जाएगा। तो अब नेपोलियन के ऊपर से तो गाना गाया जाएगा, सिर्फ वही चलेगा और कोई गाना नहीं चलेगा। ऐसे गाना गाया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दें भाई, चेंजिंग कमांडमेंट्स, अब कमांडमेंट वो भी बदल दिए गए। जैसे उसमें था कि एक कमांडमेंट था कि नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, उसको बदल दिया गया। अब ये हो गया कि नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, और उसके साथ ऐड कर दिया विदाउट कॉज, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के नहीं मारेगा, लेकिन कारण पर भी तो मार देगा। पहले तो था कि मारना नहीं था। तो इस तरह मैंने धीरे धीरे जो है उसमें मैंने लिखा था कि कोई भी एनिमल ड्रिंक नहीं करेगा, तो उन्होंने बदल दिया। जब उनको एक बार शराब मिल जाए तो ऐसे शराब का शुरू किया तो जम के पीते हैं सब, और फिर जाकर नियम बदल देते हैं। उसमें लिख देते हैं तो एक्सेस तक नहीं पिएगा, बाकी पी सकता है। इसी तरह से ताकि बेड पर नहीं सोएगा कोई एनिमल, तो फिर अब उनको बेड पर सोना है, तो अब उसमें लिख दिया विद सीट, बेड पे सोएगा लेकिन सीट के साथ नहीं सोएगा, लेकिन सोएगा। तो चेंज कर दिया सारी चीजें। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेंडर बेचते हैं, वहां पे आप सभी को पता है कि धोखा कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद बैटल ऑफ विंडमिल होता है, ठीक है। उसमें जो है बैटल ऑफ विंडमिल में जो है फ्रेडरिक जो है इनके विंडमिल को ही खत्म कर देता है। तो ये भी है भाई। एल्कोहल वाली आपकी कहानी हमने बता दी, बॉक्सर को खत्म कर दिया गया, बॉक्सर का फेट आप लोग देख लिए। स्कॉलर झूठ बोलता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में कहानी में आप क्या देखते हैं कि सारे लोग जाते हैं। अब जो उस समय जब स्वतंत्रता मिली थी वो लोग तो बूढ़े हो गए। हाँ, अब जो नई जनरेशन आ रही है उसको क्या ही पता है, उसके लिए तो पिग को बहुत बड़ी चीज है। और अब आजकल पिग जो है वो क्या करने लगे हैं, अब चूंकि खूब पैसा आने लगा है, जानवरों को पैसा ज्यादा मिल नहीं रहा है, तो जो पिग है खुद मोटे होते जा रहे हैं, खुद उनके पास पैसा हो रहा है, जानवरों के साथ बैठ के ताश खेल रहे हैं, सब जिंदगी खूब मजे से उनकी चल रहा है। केवल इस समय दो लोग बहुत मजे से जिए हैं, पिग्स और डॉग्स। डॉग्स पुलिस वालों के उनके साथ में है, और उनके बच्चे भी उसी तरह खतरनाक हो रहे हैं भाई, ठीक है। और जो पिग्स हैं वो हैं, तो दो लोग मजे में, ताकि बाकी सब लोग परेशान हैं। द पिग्स बिगिन नॉकिंग ऑन हिंद लेग्स, और सबसे एंड में वो तो सीन आता है, यही कैटास्ट्रॉफिक, यही आपका क्लाइमेक्स है कि जब जानवर देखते हैं कि ये जो पिग्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, और वो दोनों अपने पीछे के पैरों पे चलने लगे हैं, दो पैरों पे चलने लगे हैं जैसे ह्यूमन बीइंग चलते हैं, और अपने हाथ में जो पिग्स हैं वो चाबुक रखते हैं। यानी पिग्स की पहचान होगी दो पैरों पे चलना और हाथ में चाबुक लेकर रहना, और जहां पे बोले उसको तड़ा पिटाई कर देना। तो ये चल रहा था। अब मैंने आपसे बोला कि जो शेप है बेचारे सबसे कमजोर यही जानवर हैं, तो ये क्या करेंगे, ये चैंट करेंगे 4 legs गुड 2 legs बेटर, ठीक है। तो ये भाई कठपुतली को तो कुछ करना है नहीं, तो जानते हैं हम भी उनके साथ रहें, उनकी तारीफ करते रहे तो हम बचे रहेंगे। तो 4 legs गुड 2 legs बेटर, ठीक है। तो 2 legs अब बेहतर हो गया भाई, यानी ये 2 पैरों पे चलने लगे तो वो बेस्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से जितने भी ऑल 7 कमांडमेंट हैं सारे खत्म कर दिए गए, और केवल एक कमांडमेंट रखा गया जो मैंने बताया, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर देन इक्वल। ये बहुत ही फेमस लाइन है। और डिनर पार्टी फिर एंड में होती है, जहां पे नेपोलियन एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी देते हैं, जहां पे ह्यूमन्स आते हैं, पिल्किंगटन आते हैं डिनर के लिए, और फिर उसके बाद से वो लोग जो है फिर से नाम बदल देते हैं। अब जो नाम एनिमल फार्म था उसको फिर से बदल के क्या कर दिया गया,
मैनर फार्म रख दिया गया और ये लोग खूब बढ़िया आपस में कार्ड्स खेलते हैं, ताश खेलते हैं, मजे से जी रहे हैं, ठीक है, गेम खेल रहे हैं ये लोग, ठीक है। द एनिमल टुक, और उसी दौरान जो है एनिमल दूर से खिड़की से देख रहे हैं कि अब ये बिल्कुल जो है दूसरे एनिमल देख रहे हैं कि ये एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह चल रहे हैं, उनकी तरह रह रहे हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है और उनका जीवन कष्ट से भरा हुआ है। उनको कुछ नहीं पता है कि कितनी मुश्किलों से स्वतंत्रता मिली थी। अब तो उनको लग रहा है बस किसी तरह हम जी लें, किसी तरह रह लें, और इसी के साथ आपका ये नावल खत्म हो जाता है। तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जितने भी इसके क्वेश्चन मैंने आज इसलिए आपको ये नावल इसलिए फिर बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट नावल है ये। और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। देखो सारी लाइंस हमने आपको मेजर दे दी है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर देन इक्वल, ठीक है। ये करप्शन ऑफ एनिमलिज्म पे बेस करके है। 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बैड, पहले ये था लेकिन बाद में बदल गया, क्या हो गया 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बेटर। तो ये आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाद में बदल के क्या हो गया, ठीक है। 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बैड, बाद में क्या हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसकी मैगजीन है, कौन बार बार कहता है आई विल वर्क हार्डर, तो बॉक्सर है। नेपोलियन ऑलवेज राइट, कौन कहता है, बॉक्सर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और जो है ये वाली लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लास्ट की लाइन है, द क्रिएचर्स लुक्ड आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड फ्रॉम पिग टू मैन। पिग को देखते हैं और मैन को देखते हैं विलेजर्स, जो क्रिएचर्स हैं। एंड फ्रॉम मैन टू पिग, मतलब वो कभी पिग को देख रहे हैं, कभी मैन को, कभी मैन को, कभी पिग को। एंड फ्रॉम पिग टू मैन अगेन, और उनको अब ये लगने लगता है बट ऑलरेडी इट वाज इम्पॉसिबल टू से व्हिच वाज व्हिच। कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं, ये फाइनल सेंटेंस है नावल की, लेकिन इससे बहुत बड़ी बात, मतलब जो दूसरे क्रिएटर है एक बार पिग को देखना, फिर मैन को देखना, फिर मैन को देखना, फिर पिग को देखना, फिर पिग को देखना, मैन को देखना। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पिग कौन है मैन कौन है, क्योंकि पिग मैन की तरह बन गए हैं। अब उनके अंदर कोई अंतर ही नहीं रहा, यानी जिससे जितनी भी एक मैन से छुटकारा पाओ, दूसरा ही खड़ा हो गया, जिसको हमने दिया वही फिर मैन बन गया और वो भी नहीं काम कर रहा बल्कि और खतरनाक काम कर रहा है। ठीक है, तो वो है। और एक लाइन है बहुत बेहतरीन कि मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट कंज्यूम विदाउट प्रोड्यूसिंग। मैन एकमात्र क्रिएचर है जो बिना कंज्यूम करके बिना प्रोड्यूस के कंज्यूम करता है, वर्ल्ड मेजर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी लाइन से बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे लगता है कि इसका एमसीक्यू आप लोग को कराने की जरूरत नहीं है, बस मैं फटाफट दिखा दे रहा हूँ। देखो बहुत आसान है। व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द फार्म, मैनर फार्म। अब मैं उस चीज को रीड कर रहा हूँ फटाफट आप लोग के लिए, बस जल्दी जल्दी। हु डिलीवर्ड द स्पीच दैट इंस्पायर्ड द रिबेलियन, सभी को पता है ओल्ड मेजर देते हैं। Which sign become the anthem of the rebellion, this stop the England। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, who does Napoleon represent in the allegory, सभी को पता है जोसेफ स्टालिन। फिर आगे बढ़ते हैं, who does Snowball represent, लियोन ट्रोट्स्की। आगे बढ़ते हैं, what happens to the milk and apples, ये पिग्स ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, who noted I will work harder, सभी को पता है बॉक्सर का है। फिर आगे बढ़ते हैं, which animal leaves the farm voluntarily to serve humans, सभी को पता है मोली। आगे बढ़ते हैं, who is the propagandist, ठीक है, प्रोपेगेंडिस्ट among the, कौन प्रोपेगेंडा फैलाता है, सभी को पता है स्कूलर है। आगे बढ़ते हैं, हाउ इज विंडमिल डिस्ट्रॉयड द फर्स्ट टाइम, पहली बार कैसे डिस्ट्रॉयड होता है, तो आप सभी को पता है मिस्टर फ्रेडरिक नहीं, अस्टॉर्म नॉक्स इट डाउन, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हु बाइज टिम्बर फ्रॉम नेपोलियन, मिस्टर फ्रेडरिक। ठीक है, अब चलो सब ऐसे याद हो जाएगा। विच विद व्हाट डज फ्रेडरिक पे, फ्रेडरिक क्या कैसे पे करता है, तो फोर्स बैंक नोट दे देता है, जाली नोट दे देता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैटल वेयर एनिमल डिफीट जोन्स, उस बैटल का नाम जहां वो हरा देते हैं तो बैटल ऑफ काउसेड है। और विच एनिमल इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिंकल, कौन ओल्डेस्ट है मोस्ट सिंकल है, तो बेंजामिन है। ठीक है, ये डंकी है, ध्यान रखिएगा। ओल्डेस्ट एंड बिलीव्स लाइफ रिमेन हार्ड रिगार्डलेस ऑफ हु इज इन चार्ज। ये इसलिए ज्यादा में बोलते कहते हैं भैया चाहे जो बन जाए, जीवन तो हमारा गरीब आदमी का वैसे ही रहना है। ठीक है, व्हाट प्लेस डज मोजेस द रेवन स्पीक अबाउट, मोजेस द रेवन हमेशा किस प्लेस के बारे में बात करता है, तो शुगर कैंडी माउंटेन के बारे में बात करता है। ठीक है, मतलब ये हमेशा आफ्टर लाइफ की बात करता है। हाउ डज बॉक्सर डाई, बॉक्सर कैसे डेथ हो जाती है, सेंट टू द ग्लू बॉयलर या नेकर या स्लॉटर हाउस, स्लॉटर कुछ भी हो सकता है, यू कैन
तो उनको मार दिया जाता है। और विच सिंगल कमांडमेंट रिप्लेसेस द ओरिजिनल 7? सारे 7 की जगह क्या अंत में रह जाता है? ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर देन इक्वल। ठीक है। हु प्लेज द एस ऑफ स्पेड्स एट द एंड? कौन खेलता है ये गेम? तो कौन खेलता है? बोथ नेपोलियन एंड मिस्टर पिकिंसन। ठीक है, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और व्हाट ह्यूमन हैबिट डू द पिग्स अडॉप्ट एट द वेरी एंड? कौन से हैबिट, ह्यूमन हैबिट जो पिग्स अडॉप्ट कर लेते हैं? तो अब ध्यान दो, इसमें एक नहीं कई ढेर सारी हैबिट है। वॉकिंग इन टू लेग्स से सबसे लास्ट में आता है। स्मोकिंग टोबैको पहले ही आ जाता है। वेयरिंग क्लोथ्स आ जाता है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं एंड में, और इस तरह से समझ लो पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ इनका चाल ढाल चलने का तरीका सब कुछ ह्यूमन बीइंग के जैसा हो जाता है। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स फ्रीक्वेंटली चैंट टू ड्राउन और डिबेट? देखो ध्यान दो, मैंने बात बताया ना, जो एकदम से पिछड़े हैं, जो बार बार नेपोलियन के पक्ष में गाना गाएंगे बोलेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ये नहीं डिबेट वगैरह कहीं पे ये नहीं मानना चाहते कि नेपोलियन गड़बड़ है। तो कौन है? शेप है। उनका काम बस पीछे रहना है, लगे रहना है। आगे बढ़ते हैं। वो कितना फास्ट चल रहा है आपका कहानी। हु कंपोजेड द पोएम कामरेड नेपोलियन? अब ये इंपॉर्टेंट है। कामरेड नेपोलियन वाला बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वो जब बीस्ट ऑफ एनिमल को चेंज कर दिया जाता है, बीस्ट ऑफ एनिमल की जगह कौन सा गाना आ जाता है? कामरेड नेपोलियन। और ये जो कामरेड नेपोलियन गाना है, इसको दरबारी कवि किसने बनाया है? मिनिमस। तो ये याद रखना, मिनिमस जो है कंपोज करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट डज मिस्टर पिलकिंगटन रिप्रेजेंट? जो पिलकिंगटन है क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ब्रिटिश एम्पायर में वैसे एलाइज को रिप्रेजेंट करते हैं ये, जो मित्र देश है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिस्ट्रॉय द विंडमिल द सेकंड टाइम? सेकंड टाइम पे क्या विंडमिल को डिस्ट्रॉय करते? तो ब्लास्टिंग पाउडर, एक्सप्लोसिव्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड नेपोलियन टेक द 9 पपीज अवे? क्यों लेके जाता था? कि उनको ट्रेन कर सके पर्सनली, अपने हिसाब से, अपने गार्ड के रूप में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोलिसिटर हु एक्ट एज इंटरमीडिएटरी? बताइए कौन बीच का काम करता है बिजनेस में, इनके बिजनेस को संभालता है ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में? तो कौन है? मिस्टर वाइम्पर। आगे बढ़ते हैं। विच कमांडमेंट इज ब्रोकन व्हेन द पिग्स फाउंड द विस्की? जब इनको विस्की मिल जाता है, बियर मिल जाता है, तो कौन सा कमांडमेंट टूट जाता है? नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल। उसमें 2 एक्सेस लगा देते हैं। और व्हाट डज द फ्लैग ऑफ एनिमल फार्म लुक लाइक? एनिमल फार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल फार्म का फ्लैग कैसा लुक लाइक है? तो ए ग्रीन विद अ हूफ एंड हॉर्न। ठीक है, ग्रीन रिप्रेजेंट द फील्ड ऑफ इंग्लैंड, हूफ एंड हॉर्न रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ एनिमल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा इनका झंडा कैसा था। हु इज द स्केपगोट फॉर ऑल द फार्म ट्रबल? फार्म में जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो किसको बलि का बकरा बनाया जाता है? जल्दी बताएं, फास्ट। तो बताने की जरूरत नहीं, स्नोबॉल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इवेंट इन हिस्ट्री डज द बैटल ऑफ विंडमिल रिप्रेजेंट? विंडमिल का जो बैटल है वो हिस्ट्री में किस बैटल से रिप्रेजेंट करता है? तो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड या वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन्वेशन से वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाय द एंड ऑफ द नॉवेल व्हाट इज द नेम ऑफ द फार्म? एंड में मैनर फार्म ही हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब बताइए आप लोग को मजा आया कि नहीं आया? मैंने थोड़ा सा एमसीक्यू जल्दी, उससे जल्दी बताया, एमसीक्यू इधर इसलिए करा दिया कि थोड़ा याद हो जाए। अब थोड़ा और फास्ट चलते हैं। अब मेरी स्पीड बढ़ेगी, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। और सोचो आपके साथ बैठ कर मैं आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूँ। अब क्या चाहिए? मिसेस डेलवे की ओर चलते हैं। मिसेस डेलवे जो है, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज आपको जानना है। अच्छा, दिल से मन से, अच्छा जी, एकदम महत्वपूर्ण है, ऐसे दुकान समझ लीजिए। जो मिसेस डेलवे है, ये किसी एक ग्रुप से जुड़े थे। क्या आप नाम बताएंगे उस ग्रुप का? नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा। ग्रुप का नाम है ब्लूम्सबरी। क्या नाम है ग्रुप का? ब्लूम्सबरी ग्रुप के सदस्य हैं। ये आप सभी याद रखेंगे। ब्लूम्सबरी, ये उनके हस्बैंड भी थे। वर्जीनिया उनके हस्बैंड ने मिलकर एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कोई नाम बता सकते हैं उस प्रिंटिंग प्रेस का? बहुत बड़ी बड़ी चीज बता रहा हूँ। अचानक मुझे याद आ गया, मैंने पूछ लेता हूँ। प्रेस, प्रीति के लिए तालियां आ जाएगी। प्रीति रुचि, बहुत अच्छा। सोनम,
अंजलि, चंचल, दिव्या, राजकुमार, बहुत अच्छा जी। तो चलिए अब हम आगे आते हैं और जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और दो बहुत जरूरी चीज थी मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जो बताया कि होगार्थ प्रेस अपने हस्बैंड के साथ मिलकर स्टैब्लिश करती है, वो आपको बता दिया। ब्लूम्सबरी ग्रुप के सेंटर, देखो मेरे नोट्स में क्या नहीं है, जो मैं सोच रहा था पता नहीं होगा, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, सब है यहाँ पे। वो सारा होगार्थ प्रेस मेजर एसोसिएशन ब्लूम्सबरी ग्रुप के साथ है, और मेजर नॉवेल जो है मिसेस डेलवेट द लाउट हाउस, ओरलैंडो वेब्स, ये सारे हैं। नॉन फिक्शन इनका एक बड़ा फेमस नॉन फिक्शनल वर्क है, और रूम ऑफ वंस वन, ये फेमिनिस्ट वर्क है, जिसमें ये बताती हैं, इसी में वो जूडिथ शेक्सपियर का एग्जांपल लेती हैं, जो शेक्सपियर की इमेजिनेटरी बहन थी, जो शेक्सपियर जितनी ही टैलेंटेड थी, लेकिन वो लड़की थी, इसलिए उसको मौका नहीं मिला लंदन जाने का, अपना पढ़ाई करने का, बड़ा ऑथर बनने का। तो ये 20वीं सेंचुरी की बहुत बड़ी राइटर है, लेकिन इनके जीवन में एक सबसे बड़ी चीज थी कि ये मेंटल इलनेस से बीमार थी, और हर समय इनको जीवन में कुछ कमी लगती थी, और फाइनली ये अपनी सुसाइड कर लेती हैं रिवर आउस में डूबकर। और जब इनको सुसाइड करना होता है तो ये इस बात को पूरी तरह से डिसाइड करती हैं कि ये इस प्रकार से कूदे कि ये बच न पाए। तो अपने जो जेब होती है कुर्ते की, उसमें ये कंकड़ पत्थर रख लेती हैं, ताकि जब डूबती हैं तो फिर ये मर के ही बाहर आती हैं। तो ये ध्यान रखना है भाई, ड्राउनिंग के द्वारा इनकी डेथ हो गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, इतना ही बस इनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। यस, जर्मन मैगजीन पब्लिश किया, ठीक है। अब की पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखना है जो है एक वर्किंग टाइटल दिया गया था द आर्स, लेकिन वो पूछा नहीं जाता है। जो मेन है मिसेस डेलवेट को याद रखना है। रिटन इन पब्लिकेशन ईयर, ये पब्लिश हुआ था 1925 में, लिखा गया था 22-24 के आसपास में। पब्लिशर इनका खुद का अपना प्रेस है, जिसका नाम है होगार्थ प्रेस। सेटिंग जो है ये एक दिन की कहानी, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए इनमें से कौन सी ऐसी नावल है जो एक दिन की कहानी है, तो एक दिन की कहानी यही है, ठीक है। अब एक चीज और मुझे बताएंगे, आपके एक बहुत बड़े राइटर मुल्कराज आनंद जी, वो भी एक नावल लिखते हैं जो एक दिन की कहानी है, ठीक है। तो उनको भी याद रखना है, उनका बखा वाला कहानी अनटचेबल्स है। और जब भी कहानी एक दिन की होगी, तो एक दिन की कहानी कैसे बताओ, एक दिन की कहानी में आप क्या ही दिखा लोगे। तो ये बताओ, कोई कहानी एक दिन की हो सकती है? नो। सच्चाई क्या है आप समझो, कहानी एक ही दिन की होती है। जैसे आप देखो, हम आपके साथ बैठे हैं, हम आपके साथ 3 घंटा बैठेंगे, लेकिन हम अपनी पता नहीं कितनी पुरानी बातों को याद कर लेंगे। तो होता क्या है कि हमारा जो माइंड है वो जिस डेड वे में काम करता है। और जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की बात करते हैं, तो ये गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आप में से तमाम लोग यहाँ पे टिन हार्टिका और उसके भाई बहन हैं, जो क्या करेंगे, हाँ रुचि, पहले टाइटल ऑर्स था, लेकिन बाद में मिसेस डेलवे हो गया। तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप में से तमाम ऐसे यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी भी तमाम टुनटुन मुनमुन गुनगुन ऐसे हैं जिनको लग रहा होगा कि अरे हम ऐसा तो नहीं, सर पढ़ा तो बहुत बढ़िया रहे हैं, हाँ, लेकिन जो है कहीं इसमें से नहीं आया। तो ऐसे भी आप में से तमाम लोग होंगे जो दिमाग में टेंशन चल रहा होगा। अब वो बेचारे क्या करें, नौकरी नहीं लगी तो टेंशन में आना स्वाभाविक है उनके दिमाग में। तो वो सोच रहे होंगे, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में चल रहा होगा और हम क्या पढ़ लें, और कहाँ से पढ़ लें, और कौन सा यूट्यूब चैनल देख लें। ये सारी बातें भी दिमाग में आ सकती हैं, ठीक है। ये एक मतलब ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात क्या है, आप में से तमाम लोग ऐसे भी होंगे, बहुत सी बातें दिमाग में चला करता है, आप न भी चाहें तब भी चला करता है, ये ह्यूमन बीइंग की वो है, ठीक है। आपको ये भी लग रहा होगा हम पिछली बार बड़ी मेहनत किए थे, नहीं हो पाया था, हाँ, अब की बार क्या होगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें चलते हैं। और यही तो हमारे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की विशेषता है कि हमारा माइंड कभी भी एक साथ नहीं। आपको भरोसा है, मैं अभी आप लोग को सच बताऊं तो मैं यहाँ पे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको नहीं लग रहा मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरे मन से कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं 1 मिनट के लिए साइलेंट हो जाऊं तो मेरा वहां रुकना पॉसिबल नहीं है, मतलब आप रुकने कैसे। लेकिन मैं सच बताऊं तो मेरे मन में भी चल रहा है कि यार पानी गर्म रहता तो मजा आता, गर्म पानी में पीता, मुझे अभी कल कपड़े धोने हैं, ये भी दिमाग में कभी कभी आ जा रहा है। मैं क्या बताऊं, तो ये चल रहा है दिमाग में, है ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये हो गई। तो अब ध्यान दें, तो ये कहानी
ये जो है बहुत ही शानदार है, मिसेस डैलवे की कहानी है और ये 20 साल पहले जाके अपने बचपन में पहुंच जाती हैं और फिर उसके बाद फिर लौट के अपनी जवानी में आ जाती। जवानी नहीं, अभी इस समय इनका अधेड़ उम्र चल रहा है, मतलब इस समय मिडिल एज में है। कितने साल की उम्र है बताइए, मिसेस डैलवे की अभी क्या उम्र है, कौन होने बनते? मिसेस डैलवे की क्या उम्र है? 52। बहुत अच्छा जी विजय लक्ष्मी जी, 52 है, 52। ठीक है, तो इसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है। अब जरा ध्यान दीजिए 52। देखो आपको सब कुछ हमने दे दिया है, नोट्स नहीं लग रहा है, पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए चलिए यहाँ ध्यान दें, बहुत अच्छा प्रयास है, सभी लोग सही बता रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दें, क्लैरिसा डैलवे प्रोटैगनिस्ट 52 ईयर ओल्ड अपर क्लास सोसाइटी वुमेन है, ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, बैलेंस नहीं बना पा रही है। जो सोशल सेल्फ है, जो प्राइवेट सेल्फ है, आप सभी को बताऊं मैं, आप सभी ने एक और नॉवेल पढ़ा है, आपको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाया था, द फेयरवेल पार्टी। तो जो फेयरवेल पार्टी है, अगर आप उसकी स्टोरी देखेंगे तो आप यहाँ से उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही कहानी है। यहाँ भी ध्यान दें तो ये भी एक पार्टी ये रखने वाली है, आज रात में इनके यहाँ पार्टी है, उस पार्टी के लिए सारा काम कर रही हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए ठीक है, इनको बड़ा अच्छा लगता है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, लोगों को बुलाना अच्छा लगता है, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कई बार लगता है कि ये सारी चीजें मैं क्यों कर रही हूँ सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, और आपको तब बहुत खराब लगता है जब कोई व्यक्ति आपकी इज्जत ना करे, जैसा कि अभी आपको इसमें एक सिचुएशन मिलेगा। अच्छा एक बात बताऊं, क्लैरिसा डैलवे का जो कैरेक्टर है, जब इस कैरेक्टर को आप देखते हैं तो लगता है जीवन में इसने कितने समझौते किए हैं। और समझौता एक दो प्रकार का समझौता होता है, एक तो आपके माँ बाप खुद आपको कर दें, और दूसरा ये होता है कि आप खुद बहुत ज्यादा चकल हो, बहुत ज्यादा समझदार हो, आपको लग रहा है कि भैया ये टुनटुन क्या ही कर पाएगा, शादी तो इससे मेरी हो जाएगी, लेकिन ये हमारे पे पैसे नहीं खर्च कर पाएगा, हमको अच्छे समाज में नहीं रख पाएगा, हमको बहुत इज्जत नहीं मिलेगी, तो भैया आप क्यों ऐसे व्यक्ति से शादी करोगे। तो इसीलिए सोचिए इनका जो लवर है, जो इनको दिल से प्यार करता था, बहुत मन से प्यार करता था, उसका दृश्य आता है तो मैं तो जब नावल को पढ़ा तो मैं थोड़ी देर के लिए भावुक हो गया, रोने लगा कि बताओ वो व्यक्ति बहुत दिल से प्यार करता है। जब क्लैरिसा को दोबारा भी देखता है, बहुत ही लवेबल है, बहुत प्यारी है क्लैरिसा, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल उसी की तरह से दिल तोड़ने वाली, दिल तोड़ के जाती है। क्या नाम है उसका, है वफाएं तुझे याद करेंगे, क्या नाम है, अभी स्टेला है। तो भाई सुंदर तो है, सुंदर है इसीलिए तो प्यार हुआ है, और हर तरह से उसकी चीजें पसंद है, तो प्यार हो गया पीटरवाल्स को, और जब पीटरवाल्स दोबारा उससे मिलते हैं तो फिर रोने लगते हैं, उसको देख के अपने आप को जब देखते हैं तो बस देखते ही रहते हैं, इतना प्यार करते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, कई बार कोई नहीं, स्टेला तो मान लो उसके जीवन में दोबारा लौट आई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो लौट आई, अब सबके हस्बैंड को कैसे कोई मरवाए, है ना, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये चीजें, इनका प्यार ऐसे ही रह जाएगा, हस्बैंड तो इसका मरने वाला है नहीं भाई। हाँ, तो मिसेस डैलवे जो है, आप लोग को ऐसी बातें बताऊं ताकि आपको याद हो जाए, बहुत बढ़िया दिमाग में सेट हो जाए। 52 साल की हैं, ठीक है। कोई बात नहीं अनामिका, अगर आप अभी क्लास में रह सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा राजकुमार जी, तो अब ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात और बताओ, कई बार आपने सुना होगा लड़की लड़के से तो प्यार करती है, लेकिन कई बार लड़कियां भी एक दूसरे की बहुत फास्ट फ्रेंड होती हैं, ऐसा भी जीवन में होता है, हमने देखा। और हमको याद है बचपन में एक मेरा मित्र था, और बाद में फिर दोनों ऐसे हो गए कि मतलब एक ऐसा लड़का था, मैं आपको सब बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे वो मेरे जीवन की सच्चाई है। एक मुकेश नाम का मेरा मित्र था, और जब मेरी उससे दोस्ती हुई तो मुझे इतना पसंद था। अब लेस्बियन मत बोलो भाई, पूरी बात सुनो, जरूरी है कि उस लेवल तक हो, लेकिन पूरी बात सुनिए। आप लोग कहाँ से कहाँ लेके चले जाएंगे, तो अब ध्यान दो। अब क्या था कि पता नहीं कैसे उससे मतलब जगह बहुत हाई लेवल का था, दोस्ती बहुत अच्छी वाली थी, तो वो मतलब उससे दिन भर में 2 बार मिलना था, मतलब शाम को उससे जब तक मिलने में तो अच्छा नहीं लगता था, तो मैं या तो शाम को उससे मिलने जाता था या फिर वो मेरे पास मिलने आ जाता था, इतना ज्यादा हमारा प्यार था। इसी प्रकार एक और मेरा दोस्त था आलोक, जो एमएस कर रहा है, तो उसके साथ भी ऐसा ही था कि उस शाम को वो मेरे घर आता था, फिर मैं उसको छोड़ने उसके घर तक जाता था, फिर वो अपने घर से थोड़ी दूर तक मुझे छोड़ने आता था, ऐसा बहुत बार हुआ है।
हमारे पापा नाराज होते थे, तुम क्या कर रहे हो, तुमको छोड़ने आ रहे हो, फिर तुम उसको छोड़ने जाओगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये है भी। अब जो है इसी प्रकार से जो है फिर दोनों सिटी दोस्त हैं, तो दोनों की भी यही कहानी थी कि हम दोनों ऐसा कोई दिन जाते नहीं थे तो दोनों हमको फोन न करे, चाहे जहां है, अगर वहां है तो वहां मिलेंगे, नहीं तो फोन करेंगे। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे तो मतलब ये कनेक्शन है, कनेक्शन का लेवल बहुत हाई है। और थोड़ा सा हाई लेवल और हो जाए तो लोग थोड़ा नहीं तो कभी कभार किस भी कर लेते हैं। तो वो नौबत मेरी कभी नहीं आएगी, इसलिए आप लोग इस वाले रिलेशनशिप पे नहीं जाएंगे। हाँ, अब आप सभी को बताएं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो क्लैरिसा डायने है, ये क्लैरिसा डायने को एक इनकी फ्रेंड रहती है जिनसे उनको बहुत पैशनेट दोस्ती रहती है, और दोस्ती इतनी पैशनेट रहती है कि एक बार जो है वो दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट किस कर लेते हैं। तो ये वाला चीज आपको याद रखने वाली चीज है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि भैया जो ये बताओ कि किस किस को करते हैं क्लैरिसा, किसको, तो आपको लगेगा शायद पीटर वाल्स को करते हैं, नहीं, सैली सिटिल को किस करते हैं। ये लोग यहाँ झूले पे झूल रहे हैं और अचानक एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया, और फिर उसके बाद से उन्होंने बहुत इंटेंस रोमांटिक बॉन्ड था दोनों के बीच में, और किस एक दूसरे को किया, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, सैली सिटिल जो है सहेली की तरह लग रहा है, तो पक्की वाली सहेली थी। तो ये वाला जो है आप लोगों में भी किसी का ऐसा हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दुख का विषय नहीं है, ठीक है। देखो बाद में उसके प्राइम मिनिस्टर जो है एक बहुत बड़े जो है मिनिस्टर से शादी हो गई है, ध्यान दीजिए। सी इज नाउ लेडी रोचेस्टर मैरिड विद 5 सन। अब अभी उनका नाम जो है लेडी रोचेस्टर है, और 5 बेटों के जो है ये माँ है अभी, ठीक है। तो ये है, यस, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। पीटर वाल्स जो है, पीटर वाल्स जो है सच्चा प्यार ये कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो प्रेमिका है क्लैरिसा, वो कहते हैं कि देखो तुमसे शादी नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इनको एक स्टैब्लिश पर्सन चाहिए। तो स्टैब्लिश पर्सन के रूप में इनकी शादी जो है इनके हस्बैंड जो है मिनिस्टर है उनसे उनकी हो जाती है, रिचर्ड से। तो ये है। तो पीटर वाल्स बहुत प्यार करते हैं, फिर उसके बाद वो इंडिया रिटर्न हो जाते हैं। इंडिया में कोई है इनकी चाहने वाली, चाहते हैं, लेकिन क्लैरिसा को कभी भूल नहीं पाए, पहले प्यार को भूल नहीं पाते हैं कभी भी, ठीक है। अब उसके बाद से इसमें जो एक कैरेक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सेप्टिमस वारेन स्मिथ। ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लैरिसा का डबल कौन है। मतलब जैसे क्लैरिसा वास्तव में देखा जाए तो आपको एक पर्सन दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर 2 एंटिटी है। एक ऐसी चीज जो सामाजिक चीजें कर रही है उसको कर रही है, लेकिन दूसरी चीज उसका एक मन है जो अकेला रहना चाहता है, अकेले में कोई काम करना, जिसको सोसाइटी, जिसको समाज बहुत पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरा वाले मन को मारते हुए पहले वाले के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो दिखाना है उसको समाज के हिसाब से, ठीक है। तो जो जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं, वो दूसरी वाली जिंदगी, अकेले में रहना, अकेलेपन में रहना, फियर को महसूस करना, डर को महसूस करना, वो जिंदगी कौन जी रहा है? सेप्टिमस वारेन स्मिथ। तो इसीलिए सेप्टिमस वारेन स्मिथ क्या कहलाएगा? इसका डबल कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, सेप्टिमस वारेन स्मिथ कौन है? वर्ल्ड वॉर 1 का वेटरन है, ठीक है। उसमें लड़ाई लड़ी थी इसने, फिर बाद में जो है इसको एक बीमारी हो गई, सीवियर सेल शॉक, पीएसटीडी। तो ये जो सीवियर सेल शॉक होता है, इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा डर जाता है, जैसे किसी चीज को लेकर उसे बहुत आघात पहुंच जाता है, किसी ट्रेजेडी को लेकर। इसके दोस्त की इसकी आंखों के सामने मृत्यु हो गई थी, तो शायद वो ट्रेजेडी जो है इसके दिमाग में हमेशा बनी रहती है, और इसकी वजह से जो है ये सेल शॉक में है। और जब भी कहीं जोर से आवाज आती है, तो दम फूटने की या कहीं कोई और गिरने की आवाज आई, तो इससे लगता है जैसे अचानक ये जा रहा है इसकी आंखों के सामने है। तो इस तरह से अगर आकाश से कोई फ्लाइट वगैरह जा रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे इसी को बुलाया जा रहा है, इसी के लिए फ्लाइट चल रही है। तो इस तरह से सारी चीजें ये हमेशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो है इसके कैरेक्टर को दिखाया गया है। यस इवांस इसके फ्रेंड का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है लुक्रेजिया रोजिया स्मिथ। ये इनकी पत्नी का
कई बार पूछ देता है कि किस कंट्री से थी, तो इनकी पत्नी किस कंट्री से थी, वो थी इटली की रहने वाली। पत्नी किस देश की है, इनकी पत्नी इटली की रहने वाली है, और वो हैट मेकर है। वो लव्स सेप्टिमस बट फील्स आइसोलेटेड एंड फ्राइटेंड बाय हिज मेंटल डिक्लाइन। सेप्टिमस से प्यार करती हैं। जब इटली और इंग्लैंड के बीच में शांति समझौता हुआ था, तो उसी समझौते के दौरान लुक्रेजिया और ये दोनों प्यार करने लगते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। लेकिन इनके पति बीमार हैं, बहुत केयर करती हैं, लेकिन दुखी रहती हैं। ठीक है। एलिजाबेथ डलवे को आपको याद रखना। एलिजाबेथ डलवे कौन है, ये उनकी बेटी है, क्लैरिसा की 17 साल की बेटी है, और बहुत ही क्वाइट है, और प्रेफर करते हैं कंट्री टू द सिटी, मतलब ये गांव में रहना ज्यादा, गांव को ज्यादा पसंद करती हैं। और इनकी एक टीचर है जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। कई बार आपके माँ बाप से ज्यादा आपके टीचर का आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अपनी मम्मी को जितना पसंद करते हैं, उससे ज्यादा पसंद कहीं ना कहीं अपने टीचर को करती है। ठीक है, मिस क्लेमाइन को। और आपको एक और बात बताऊं, मिस क्लेमाइन के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डोरिस क्लेमाइन है, ये इनकी विशेषता यह है कि ये नफरत करते हैं किससे, क्लैरिसा डलवे से। ये नफरत करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी गरीब है और क्लैरिसा भाई अमीर है, तो उनको लगता है कि मैं वो जिंदगी नहीं जी सकती, तो इसलिए उनसे नफरत करती है। देखो आप लोग पूरा एकदम तन मन लगा दो एकदम। अगर किसी को लगे कि नींद आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो मुंह को पानी मारो तुरंत, पानी एक रख लो। एक छोटा सा कोई बड़ा सा कटोरा टाइप का होता है, उसमें पानी है, जिसमें आपका हाथ आसानी से चला जाए। तो जब आपको लगे कि आपको नींद आ रहा है, थकान हो रही है, उसमें हाथ अपना डाल लो, उसमें एक अपना हाथ डालो। तो ठंडे में गुरु जी ये करवा रहे हैं, करना पड़ेगा। उसमें एक हाथ डालो और उस हाथ में थोड़ी नमन माने तो हाथ को अपने आंख पे मुंह पे लगा लो। ऐसा बीच बीच में करते रहो, आगे मजा आएगा। तो चलिए भाई, अच्छा उसमें आइस क्यूब अच्छा, तो अब ध्यान दे, डोरिस क्लेमाइन जो है ये नफरत करते हैं छत पे टहरा है। अच्छा ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। सर विलियम ब्रैडशॉ जो है, ये बहुत ही वेल्दी साइकेट्रिस्ट हैं, और यहाँ पे दो लोग होंगे महत्वपूर्ण है, एक विलियम ब्रैडशॉ, दूसरे डॉक्टर होम्स। ये दोनों लोग जो है क्या करते हैं, दोनों लोग एक तरह से इलाज कर रहे हैं किसका, सेप्टिमस का। तो ये साइकेट्रिस्ट है, और ये अलग प्रकार का इनका नियम ये कहते हैं प्रपोर्शन होना चाहिए। ये हर समय जीवन में हर जगह प्रपोर्शन होना चाहिए। अब वो प्रपोर्शन करने के चक्कर में कन्वेंशनल तरीका बार बार बता रहे हैं। अरे भाई, बंदे को बीमारी इससे मिलता हुआ है। आपको पता है पहले के लोग इतने बेवकूफ थे, हमको बहुत खराब लगता है, और क्योंकि हमारे घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मैं उसको बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपको बताऊं कि हमारे घर में बच्चे थे, उसको ओसीडी हो गया था। अब ओसीडी में क्या होता है, और क्या है आप सोचो, क्या है कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा खोलने। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति बार बार जो है अपने, उसे लगता है उसका हाथ गंदा है, पैर गंदा है, बार बार अपने हाथ को धोएगा, पैर को धोएगा। नहाने जाएगा तो 2 घंटे तक वो नहाएगा, पहले टोटी धुलेगा, फिर बाल्टी धुलेगा, फिर उसको धुलने के बाद फिर नहाएगा, फिर उसके बाद टोटी धुलेगा, बाल्टी धुलेगा, और कपड़े को धुलेगा, सारी चीजें। अब ऐसे समय में घर वाले खुद चिल्ला रहे हैं, गुस्सा आ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब इस समय जब बच्चे के ऊपर गुस्सा आते हैं, तो बच्चा डिप्रेशन में, उसे ये पता है कि ये चीज मुझे करना है, लेकिन आप उसे मार के, तमाचा मार के लेके चले जाओ उसके मम्मी की, चलो चलो तुम क्या कर रहे हो, होते हो पागल हो। तो ये चीजें नहीं करना है। लेकिन पहले के लोग को ये बात नहीं समझ में आता है। अभी भी पहले के लोग ये बात समझ नहीं पाते, तो बच्चे को खुद डांटते हैं, बहुत करते हैं। उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, न कि उसको डांटने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इस समय भारत में बहुत ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जो जान अपनी दे रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, उनके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जा रहा है। तो अब ये समझ लीजिए कि जो है इनके साथ भी बीमारी थी, इनकी जो बीमारी थी वो प्रेजेंट समय की बीमारी है। ठीक है, और उस बीमारी को डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको कोई ऐसा बहुत टेंशन की बात नहीं है,
सारी चीजें करेगा तो ठीक हो जाएगा। अरे भाई, एक डॉक्टर होम्स है, ये भी खतरनाक है। और जनरल प्रैक्टिशनर हु ट्रीट सेप्टिमस इनिशियली, ये सबसे पहले यही सेप्टिमस को वो कर रहे थे, ट्रीट कर रहे थे। ही डिसमिसेस सेप्टिमस कंडीशन एज ए फंक। फंक का मतलब समझिए, फंक का मतलब स्टेट ऑफ फियर, टेयर। तो जो ये हमेशा डर में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उस चीज को डिसमिस कर देते, कहते नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। उनको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसकी मेंटल हेल्थ क्या है। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। आप ट्रेडिशनल तरीके से इलाज करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, बीमारी नहीं आ रही है, ठीक है। इसी तरह एक लोग को लवेरिया हो गया था, मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी। वो लड़की इसलिए नहीं खा पी रही थी, बीमार थी, क्योंकि उसको बीमारी हो गई थी कि लड़के से प्यार हो गया था, ठीक है। बाद में बहुत दिन बाद लोग को पता चला प्यार हो गया है, तो उस लड़के को जब बुलाया गया तो उसने उसको खिलाया। तो बताइए, घर वालों के सामने जब उसने चम्मच से उसको खिलाया, तब वो लड़की जो है खाने लगी, ठीक है। अब जो है ये भी एक नई तरह की बीमारी चल गई है, क्या बताया जाए। अच्छा, ये देखो छाया वो कहानी याद है। ये अच्छा चलो ठीक है। तो ये अब ये धार्मिक कहानी ये भी होती तो हम जान ही नहीं पाते। ह्यूग व्हाइट ब्रेड, अब ये ह्यूग व्हाइट ब्रेड कौन है? ये ओल्ड फ्रेंड ऑफ क्लैरिसा, क्लैरिसा के ओल्ड फ्रेंड है, विद अ माइनर पोजीशन एट कोर्ट, कोर्ट में बहुत छोटे से पद पे हैं। और जो है ही रिप्रेजेंट्स द सैलो अडोरेंस टू ट्रेडिशन एंड इंग्लिश सोसाइटी, जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से अपने आप को फॉलो करते हैं। एक लेडी ब्रूटन है, ये कैरेक्टर एरिस्टोक्रेटिक ओल्डर वुमन है, हु फोकसेस ऑन इमिग्रेशन प्रोजेक्ट्स टू कनाडा। ये कनाडा के लिए जो इमिग्रेशन प्रोग्रेस उस पर फोकस करती हैं। ये जो है उसी पे डिस्कस करने के लिए जो बर्थडे वाला दिन है, उसी दिन रिचर्ड को बुलाते हैं, यानी इनके हस्बैंड को बुलाती हैं, लंच पे बुलाते हैं कि थोड़ा उनको हेल्प कर दे, कैसे प्रोजेक्ट बनाए, कैसे प्लान करें। लेकिन वो क्लैरिसा को नहीं बुलाती है। जब ये बात क्लैरिसा को पता चलता है तो उन्हें बड़ा खराब लगता है कि बताओ मुझे क्यों नहीं बुलाई वो। नहीं, मनीष सर नहीं, मनीष से बड़े वाले हैं। चलिए, तो सभी को समझ में आ गया है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये ध्यान रखना है आप लोग को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए कहानी शुरू कैसे होती है। कहानी जब शुरू होती है तो ये बताइए कि ये क्या करने जाते हैं, सबसे पहले कहानी में क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, देखो ये आप लोग यही करते हैं आप लोग। हम तो सोचते हैं आप लोग पढ़ाई करें, कौन पता चले किसका क्या है। हाँ, मनीष जो है, मनीष जो मेरे छोटे भाई हैं, राजकुमार जी, मुझे लगा कि आप लोग पढ़े। अब दूसरे प्रोफेसर साहब लोग डिले कर रहे थे, तो हमने कहा ठीक है, मनीष सर को बुला देते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है उनकी, आप लोग को अच्छा करवा देंगे, तो फिर हमने इसीलिए उनको लगा दिया। अच्छा, तो जो है आप सभी को याद रखना है कि जो क्लैरिसा डाल्विन है वो फ्लावर खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब जब ये जाते हैं फ्लावर खरीदने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हाँ, एक्चुअली इसलिए आता है उनको क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से है, जैसे मैथ्स से उन्होंने किया, और फिर उसके बाद सिविल की तैयारी करने लगे, तो फिर सिविल कर रहे हैं तो ये सिविल करना पड़ेगा, तो अब दोनों अच्छा हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि फ्लावर लेने के लिए जो है वो जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, कौन? क्लैरिसा जाती है, ठीक है। तो अब जब ये देखो, यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है कि फ्लावर लेने जा रहे हैं 52 साल की उम्र में, और जब फ्लावर को देखते हैं तो पहुंच जाते हैं कब? 20 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, जब पहली बार फ्लावर लेने गई थी। इसी प्रकार से जब दरवाजा खोलते हैं तो 52 साल के हैं, और दरवाजा खोल के जब सोचने लगते हैं तो 20 साल में पहुंच जाते हैं, जब अपने घर का दरवाजा खोल के पार्क में खेलने जाती हैं। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है। और इस तरह जब जब ये कोई चीज देखते हैं तो उस चीज को उस समय की पुरानी चीज से कनेक्ट करते हैं, और उनको उस समय के जो लोग हैं वो सारे याद आ जाते हैं। तो इस तरह में पूरी कहानी तो है एक दिन की, लेकिन एक दिन में जो बार बार बैक जाके अपने फ्लैश बैक में बार बार जाते हैं, तो इस तरह से आपको पुरानी कहानी दिन की बीच बीच में पता हमें चलती है, ठीक है। अब जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका चाइल्डहुड होम कहाँ बीता था टाइम, तो ब्राइटन में बीता था, ठीक है।
तो वो सारा यहाँ पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ी सी कहानी चल रही है, फिर अचानक प्रेजेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चलता रहेगा पूरा, और इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस आपको एक महत्वपूर्ण चीज जो बताना है मैं बस ये बता दे रहा हूँ, वो ये है कि रॉयल कार का एक घटना घटती है, कार गुजरती है जो कि बहुत ही रॉयल दिखाई पड़ती है, लेकिन वो जो है उस कार के उससे पहले क्लैरिसा एंटर्स मलबरी फ्लोरिस्ट, ठीक है, मलबरी के एक फ्लोरिस्ट के पास से जाते हैं, और वाइल्ड चूजिंग फ्लावर से नाइस एक कार जो है वहां पे बैक फायर कर जाता है, और एक कार बहुत तेजी से बैक फायर करते तो बहुत तेज आवाज आती है और सब लोग डर जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सभी को ये लगता है कि ये जो कार है किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से बिलोंग करता है, चाहे क्वीन, प्रिंस या प्राइम मिनिस्टर हो। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहीं पर हमें सेप्टिमस का कैरेक्टर नजर आता है, और जो सेप्टिमस का कैरेक्टर है वो हमें दिखाई पड़ता है कि वो जब कार का आवाज जो सुनता है तो पागल हो जाता है, हियर्स द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन को सुनता है एंड बिलीव करता है दैट ही इज ब्लॉकिंग द वे, ही इज टेरिफाइड एंड हेलुसिनेट। वो अपने पुराने समय में पहुंच जाता है, और जैसे लग रहा है कि वो जैसे रास्ता को ब्लॉक करना होता है तो फायर करते हैं बहुत सी चीजें, वहां पे पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि ये कहानी ये दूसरी कहानी है, इनकी पूरी अलग है, तो सब प्लॉट में आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बात ध्यान दीजिए, स्काई राइटिंग प्लेन है, एक प्लेन जो है कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं करती, अपने एडवर्टाइजमेंट करने का एक बढ़िया तरीका है कि आपको प्लेन के द्वारा जो है कुछ ऊपर लिखवाते हैं, हाँ। तो इसी तरह एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है टॉफी, तो वो जो है अपना टॉफी को जो है आकाश में लिखवा रहा है, अपना एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है ताकि लोग देखें उसको, उनका प्रचार हो। तो जो है क्राउड ये समझने की कोशिश करती है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन सेप्टिमस जो है उनको लगता है जैसे उनके लिए कोई मैसेज है, तो सेप्टिमस बिलीव द प्लेन इज सिग्नलिंग टू हिम, उनको ऐसा लगता है प्लेन जो उनको सिग्नल कर रहा है पर्सनली, और अपनी इस तरह से उनको महसूस होता है, और ये बार बार देखते हैं, भागते हैं, बोलते हैं, तो फिर उनकी पत्नी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और इनको फिर लेके वो जाती है। तो अब समझ में आ गया, तो ये सेप्टिमस का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको यही सब चीजें पूछा गया कि किस बीमारी से ग्रसित थे। इसके अलावा जो है जो हमने दृश्य बताए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये क्लैरिसा का डबल था, बस इतनी चीजें आपसे पूछे जाएंगे। इनके दोनों डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर के भी नाम पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्लैरिसा घर आते हैं, लेडी बर्टन लंच कर रहे हैं किसके साथ, उनके हस्बैंड के साथ। उनको पता चलता है, दुखी होते हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया, अपने ड्रेस को सही करते हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा ड्रेस पहनती हैं, ग्रीन सिल्क पार्टी ड्रेस ये अपनी चुनी है। किस तरह का ड्रेस है, ग्रीन सिल्क है, कपड़ा सिल्क है। पीटर वाल्स आते हैं। अब देखो, मैं आप सभी को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कौन बता रहा है, हु विल टेल द आंसर। जो पीटर वाल्स है, ये जब जैसे हर व्यक्ति जब कोई ना कोई नर्वस में रहता है तो कुछ करता है, तो आपको याद होगा जैसे अभी मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी जिसमें जब वो नर्वस में रहता है एडम्स, तो वो क्या करता है, वो अपनी उंगली तोड़ता है, स्नैप करता है। जब वो नर्वस में रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ये पॉकेट नाइफ जो है उसको बार बार चलाने लगते हैं, ठीक है। तो पीटर वेल्स की आदत है पॉकेट नाइफ को जो है उसके साथ खेलने लगते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने प्रकार से है, ठीक है। तो ये इनके साथ है, नर्वस हैबिट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। पीटर वाल्स अचानक आते हैं, क्लैरिसा से मिलते हैं, बहुत ही इमोशनल, ये अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लैरिसा इनको भूल नहीं पाई है, पहला प्यार तो कभी भूल ही नहीं सकते। पीटर ब्रेक्स डाउन वीपिंग, देखो पीटर रोने लगते हैं, जब पास्ट के बारे में बात करते हैं तो रोने लगते हैं, क्योंकि बहुत दिल से प्यार किया था इन्होंने। क्लैरिसा उनको कंफर्ट करती हैं, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि पुराने ओल्ड रोमांस को अब शादी हो चुकी है, इस समय कंटिन्यू नहीं रख सकती हैं वो, तो उसको महसूस करती हैं कि अब वो आ चुके हैं, भाई बात तो करनी है लेकिन अपनी लिमिट में रह के। एलिजाबेथ तभी आ जाती हैं, जैसे एलिजाबेथ आती हैं तो ये फिर जो है पीटर जो है वहां से भाग जाता है, एलिजाबेथ को देखता है तो जल्दी से चला जाता है।
ठीक है। यहाँ पे पीपल वॉच टू रिजेंट्स पार्क, अब फिर एक पार्क का यहाँ पे वर्णन किया गया, ये ध्यान रखना, रिजेंट्स पार्क। अब रिजेंट पार्क जो है, फॉलो द यंग वुमन ब्रीफली and then falls asleep on a bench. He dreams of a solitary traveler. वो अपने आप को एक सॉलिटरी ट्रेवलर के रूप में देखता है, क्योंकि अकेला है, प्यार में अकेले है बेचारा, हाँ, तो इसलिए ठीक है। तो ये भी एक आपको याद रखना, सॉलिटरी ट्रेवलर के रूप में वो जो है अपने आप को ड्रीम देखता है। किसी दौरान जो रेजिया एंड सेप्टिमस भी पार्क में आए हुए हैं, रेजिया एंड सेप्टिमस, ये भी रिजेंट पार्क में है। सेप्टिमस टॉक टू डेड फ्रेंड इवांस, और यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए, ये देखो ऑप्शन, इसका मित्र मर चुका है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे इससे बात कर रहा है, रोमांस से बात कर रहा है, तो इसको प्रॉब्लम तो है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर्स के साथ इनका अपॉइंटमेंट है, सर विलियम ब्रैडशॉ के साथ, उसके पास ये जाते हैं, ठीक है, और वो जो है बताते हैं कि बहुत सीरियस स्टेट में है, और उनको प्रपोज करते हैं सेंडिंग हिम टू मेंटल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, और ब्रैडशॉ उनको बोल देते हैं कि काम करो, उनको पागल खाने भेज दो, जहां पे दिमागी तौर पे बीमार लोग का इलाज होता है वहां भेज दो। तो ये भी इनको अच्छा नहीं लगता है। और सेप्टिमस फील्स ब्रैडशॉ इज एन एनिमी, तो यहाँ पे सेप्टिमस को खराब लगता है, उनको लगता है क्योंकि ऐसे आदमी को बहुत इमोशनली ट्रीट करना है। सपोज करो कि कोई व्यक्ति दिमागी तौर पे गड़बड़, अगर जैसे आप लोगों ने तारे जमीन पे मूवी देखी है, तारे जमीन पे मूवी, सितारे जमीन पे फिर मूवी भी आई थी, अगर उनको सब आप खराब समझोगे, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करोगे, तो आपको छोड़ेंगे नहीं, और फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, आपसे बात नहीं करेंगे। जब उनको आप इमोशन दोगे, प्यार दोगे, उनको समझोगे, तब जाके वो आप उनका प्यार पाओगे, और उनको आप अपने हिसाब से कहीं वो कर पाओगे। तो वही सेम चीज है, ये बहुत गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, और इसीलिए वो उनको अपना एनिमी समझने लगते हैं। अब ये डॉक्टरों से उनको जैसे नफरत जैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत, यहाँ पे सेप्टिमस को ऐसा लगता है जैसे वो उसके सोल को क्रश करना चाह रहा है, उसकी आत्मा को दबा देना चाहता है। ये बहुत दुख भरा समय है, समझ लीजिए। यहाँ पे सेप्टिमस और ज्यादा बहुत निराश हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, चलो अब ह्यूग एंड रिचर्ड एट लंच, यहाँ पे ह्यूग जो है ये भी वहां लंच पे पहुंचते हैं, और उस पर बात ये लोग करते हैं, जो इमिग्रेशन प्रोजेक्ट है कनाडा का। चलो वो आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड रियलाइजेशन, अब जब वहां लंच से फ्री होते हैं, तो रिचर्ड को ये लगता है कि भाई मेरी बीबी का जो है आज क्या है, जन्मदिन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें जो है उसके लिए कुछ फ्लावर्स लेने पड़ेंगे। तो वो फ्लावर लेते हैं, पार्टी है तो, और अब की बार जीवन में सोचते हैं, तो इसी से समझो कि उनके बीच कितना प्यार है। फ्लावर लेते हैं, और इस बार ये सोचते हैं, बुके लेते हैं, और ये सोचते हैं कि मैं शायद अब की बार उससे बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सोचो, इतने सालों से इनका रिलेशनशिप है, लेकिन जब वो रिलेशनशिप बिना प्यार के हो जाता है, तो शायद कभी लोग कह नहीं पाते आई लव यू। तो ये इस बार सोचते हैं कि शायद चलो आज एक अच्छा अवसर है, आज अपनी पत्नी को हम कह दें आई लव यू, देखते हैं कह पाएंगे कि नहीं। आपको क्या लगता है, मिनिस्टर साहब जो कह पाएंगे आई लव यू अपनी पत्नी को? नहीं कह पाएंगे। तो गाने नहीं गा पाएंगे, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लब तुझे लब मैं करता हूँ। गा दे रहे हैं आप लोग की तरफ से। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, ये नहीं कह पाएंगे ये बात, है। तो रिचर्ड गिव्स क्लैरिसा द फ्लावर्स, ये फ्लावर्स तो दे देंगे, ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू से, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, अपने एनर्जी को लगा नहीं पाते हैं कि आई लव यू कह पाएंगे। बट सी अंडरस्टैंड्स हिज फीलिंग, लेकिन वो उनकी फीलिंग को समझ जाती है। एंड ही देन गो फॉर अ नैप, फिर वो शॉर्ट नैप के लिए जाते हैं। एलिजाबेथ एंड मिस किलमैन, अब एलिजाबेथ और मिस किलमैन की यहाँ पे बात आती है। एलिजाबेथ गोज टू टी विद हर ट्यूटर, अपने ट्यूटर के साथ चाय पीने जाती है। यहीं पे हमें पता चलता है कि वो क्लैरिसा को पसंद नहीं करती हैं, और कहीं ना कहीं वो इसीलिए एलिजाबेथ के ऊपर अपना बहुत कंट्रोल रखने की कोशिश करती हैं। ठीक है। और उसके बाद से जो है सेप्टिमस एट होम, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बात ध्यान देना रहेगा। और सेप्टिमस एंड रेजिया आर इन देयर अपार्टमेंट फॉर अ ब्रीफ मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, सेप्टिमस बहुत कम खुश रहते थे, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए बेचारे दोनों बड़े खुश हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और रेजिया जो है एक हैट डिजाइन कर रही है, ठीक है। तो इस तरह लोग बड़े खुश हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, शेयर अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। नॉर्मली इनके जीवन में मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन ये खुश हैं। तभी अचानक एक घटना घटती है, जो डॉक्टर होम्स, जो इनके पुराने डॉक्टर थे, जो इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, जो नहीं मानते थे कि ये किसी प्रॉब्लम में है, जबकि अभी दूसरे वाले डॉक्टर ने कम से कम कहा कि हाँ ये सीरियस कंडीशन में है, लेकिन वो भी जितना ज्यादा सीरियस बता दे, कह रहा मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। ये जो पहले वाला डॉक्टर है तो प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाता था। अब ये डॉक्टर अचानक आ जाता है सिम्टम्स को चेक करने के लिए, और रेजिया को ये समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो ये उनको रोकते हैं डॉक्टर साहब को, लेकिन वो जो है बहुत तेजी से आगे आ जाते हैं। और जैसे ही आपका सेप्टिमस डॉक्टर को देखता है, जैसे ही सेप्टिमस डॉक्टर को देखता है, इसको क्या हो जाता है, जैसे ये सुनता है कि होम्स आ रहे हैं, सेप्टिमस फील्स ट्रैप्ड, उसे लगता है जैसे वो ट्रैप्ड फील कर रहा है, और अपनी सोल को बचाने के लिए, अपनी आत्मा को बचाने के लिए उसे लगता है कोई चारा नहीं है इस डॉक्टर से, उसे अपनी आत्मा को बचाना पड़ेगा डॉक्टरों से। उसे डॉक्टरों से नफरत जैसे हो गई है। He flings himself out of the window onto the railing below। और ये अपने आप को विंडो से बाहर फेंक देता है। उसे डॉक्टरों से नफरत हो जाती है, नफरत हो जाता है बहुत बार। इसको भी नफरत हो जाती है, इसे लगता है कि मेरी आत्मा दब रही है, मर जाएगी, मेरी आत्मा को लोग खत्म कर देंगे, और कूद जाता है, बेचारा मर जाता है। एम्बुलेंस आता है, बॉडी लेके चली जाती है। तो पीटर वाल्स भी बॉडी को देखते, चूंकि पीटर वाल्स उस समय वहीं उसी पार्क में थे। वो मार्वल्स एट द एफिशिएंसी ऑफ द लंदन एंड वेयर ऑफ हु इज इनसाइड, उसे नहीं पता कौन अंदर है। फिर अब पार्टी शुरू होने वाली है, लोग पार्टी में जाते हैं। क्लाइसा पार्टी बिगिंस एट द इवनिंग, इवनिंग में पार्टी शुरू होती है। गेस्ट अराइव, सभी आते हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, और आप सभी को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जी आते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी जैसे लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा दिखावा करने वाले, कितना बढ़िया, कितने वो लोग हैं, कितने इनके आगे पीछे लोग हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सीधे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आते हैं, तो लोगों को लगता नहीं है कि वो इतने बड़े पद पे हैं। या कहीं ना कहीं हमें यह भी लगता है कि शायद वो भी अपने जीवन के एकाकीपन को दिखा रहे हैं। ओल्ड फ्रेंड्स इनवाइट, रीइनवाइट, यहाँ पे पीटर वाल्स आ जाते हैं, और भी जो दूसरे मित्र हैं वो सब आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सरप्राइजिंगली सैली सेटन को बुलाया नहीं गया था। सैली सेटन जो इनकी फ्रेंड रहती हैं, इनको बुलाया नहीं गया था, जो कि अब लेडी रोचेस्टर हैं, ये भी आ जाती हैं, और ये अनइनवाइटेड हैं, लेकिन क्लैरिसा इनको देख के खुश होती है कि चलो ये आई हैं। ठीक है, इनको बुला नहीं पाती है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो ब्रैडसा है, ब्रैडसा यहाँ पे अचानक पार्टी में जो है ब्रैडसा लेट में आते हैं, और वो बता देते हैं क्लैरिसा से कि एक यंग पेशेंट जो उनका था सेप्टिमस, उसने सुसाइड कर लिया है। और क्लैरिसा जैसे ये सुनते हैं तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, जैसे वो तैयार नहीं थे, उनको लगता है कि उनकी पार्टी में डेथ शब्द का मेंशन नहीं किया जाना चाहिए, और बहुत ही नाराज हो जाती हैं। और फिर ये गुस्से में कहाँ चली जाती हैं, अपने छोटे से रूम, हर व्यक्ति का एक छोटा सा रूम होता है, जब वो परेशान होता है, दुखी होता है, तो वहां चला जाता है। ये वहां चली जाती हैं, वहां थोड़ी देर तक ये शांत रहती हैं, और फिर जब थोड़ा सा शांत होते हैं तो थोड़ी देर बाद इनको अपने आप में एक विश्वास प्राप्त होता है, और इनको अपने आप में एक कनेक्शन प्राप्त होता है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे वो जो यंग मैन है वो इनके कितने करीब है, जबकि उन्होंने उसको कभी देखा नहीं। इनको ऐसा महसूस होता है कि वो यंग मैन इनके कितने करीब है, और इनको ये महसूस होता है कि शायद उनका डबल है। से रियलाइज्ड ही प्रिजर्व्ड हिज इंटीग्रिटी, उनको लगता है कि उसने मर के सही किया, क्योंकि उसने मर के कम से कम जो वो चाह रहा था, उसे समाज में डबल रोल तो नहीं जीना पड़ रहा है। उसे लग रहा है कि ये समाज हमारे लिए सही नहीं है, हमारी आत्मा यहाँ सही से नहीं जी रही है, तो उसने अपने आप को खत्म कर लिया, ये बेहतर है, उसने अपनी इंटीग्रिटी को बचा लिया। और उन्हें लगता है कि बताए, ये दूसरी तरफ ये है कि ये हर रोज कंप्रोमाइज कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है फाइनली जो है अपने आप को फिर से ये री विटलाइज फील करती हैं सेप्टिमस के डेथ के बारे में सोच के, इनको कि अपनापन उसमें नजर आता है, और फिर ये पार्टी में लौट के आती हैं। पीटर एंड सैली आर वेटिंग फॉर क्लैरिसा, सब वेट कर रहे हैं। नॉवेल एंड्स विद पीटर रियलाइजेशन ऑफ एक्साइटमेंट एट क्लैरिसा आती है, और पीटर अभी भी उसी तरह एक्साइटमेंट में क्लैरिसा का वेट कर रहा है, जैसे कभी 20 साल पहले, 25 साल पहले करता था। तो फिर वो देखता है, कहता है फार देयर सी वाज, और इसी के साथ जो है ये खत्म हो जाती है। ठीक है, हाँ, ये बिजी रहते हैं पार्टी वार्टी देने में, मतलब इनको, तो ये अपनी तरीके से, तो अभी आप लोग को सब समझ में आ गया बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप
कि सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको आप द फेयरवेल पार्टी से कनेक्ट कर सकते हैं। वहां भी पार्टी दे रहे हैं लेकिन कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। यहाँ भी ये खुद पार्टी देते हैं, इनको लगता है बड़े घर में शादी हो गए, इनको सब कुछ मिल रहा है लेकिन प्यार नहीं मिल रहा है। आप एक बात समझो, पैसा खरीद लोगे, सब कुछ खरीद लोगे, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन प्यार, सच्चा प्यार नहीं मिलता ना। तो ये चीज है, यहाँ पे इनको बढ़िया पता मिल जाता है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर इनकी पार्टी में आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कमी है प्यार की। पीटर वाल्स जैसा प्यार जो है नहीं मिल रहा है। हाँ, अच्छा, जबरदस्ती दुखी है, खूब शॉपिंग करना चाहिए। हाँ, अच्छा, ऐसा बात है, शॉपिंग करने से बढ़िया रहेगा। इसीलिए आजकल के लड़के कहते हैं मुझे एटीएम वाला पति चाहिए, वो मुझे एटीएम दे दो, फिर भूल जाए कि उसमें कितने पैसे हैं। ठीक है भाई, तो ये है आपका जो है पूरी कहानी। और अब मेरे ख्याल से पूरी जो है एमसीक्यू आपके आंखों के सामने क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत जल्दी कुछ एमसीक्यू फटाफट कर लेते हैं। सिटी मिसेज डालवे प्राइमरली सेट, बताओ मिसेज डालवे जो है सबसे पहले किस सिटी में जो है इसकी कहानी है? लंदन की कहानी है। बर्टन जो है उनका चाइल्डहुड होता है, अभी लंदन में रहते हैं। ठीक है, तो पूरा एक्शन लंदन में चाइल्डहुड में कुछ समय के लिए जाती है। ठीक है, जो बर्टन की है। व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ द नरेटिव मिसेज डालवे? मिसेज डालवे का जो है नरेटिव क्या है, टाइम स्पैन कितना है? तो 1 दिन का है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं। और व्हाट इज द क्लैरिसा डालवे गोइंग टू बाय एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल? क्या खरीदने जाती है? फ्लावर्स खरीदने जाती है। कितना मजा आ रहा है। सब कुछ देखो पढ़ा दिया जाता है, बच्चों का खेल हो गया। मुझे इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मुझे एमसीक्यू कराना था, लेकिन पता नहीं मन कर रहा है, करा दे रहा हूँ। Who is Septimus Warren Smith? Septimus Warren Smith कौन है? A World War I veteran suffering from cell shock। आगे बढ़ते हैं। Which character proposes to Clarissa in her youth but is rejected? कौन सा कैरेक्टर प्रपोज करता है लेकिन रिजेक्ट कर दिया था? पीटर वाल्स। ठीक है, किस लिए? क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ, What object does Peter Walsh constantly play with? किस चीज से पीटर वाल्स बार बार खेलता है? पॉकेट नाइफ। What is Clarissa? Who is Clarissa husband? कौन है? कंजर्वेटिव एमपी, कंजर्वेटिव पार्टी है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Who was Clarissa closest female friend in her youth with whom she shared a kiss? बताओ, बचपन में किसके साथ किस किया था? सैली सेटन। ठीक है। Who is the nationality of what is the nationality of Septimus Valfrezia? तो इटालियन। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, देखो ये बताओ, जो क्लैरिसा पैशनेट किस करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तो एलजीबीटी वाला ही है, लेस्बियन वाला। अब होता क्या कि जीवन में है कुछ और, लेकिन उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते, तब भी तो निराश रहते हैं। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि सैली सेटन उसे अपने जीवन में चाहिए था। उसे सैली सेटन भी चाहिए था और उसे पीटर वाल्स भी चाहिए था। अब पीटर वाल्स की जगह पे उसको मिल गया रिचर्ड, और सैली सेटन जीवन में मिला ही नहीं है। तो ये भी बात है। तो जीवन में कई तरह से हैं जो कर नहीं पाए, बेचारी दुखी है। होमोसेक्सुअलिटी से होता है सेप्टिमस एंड इवांस में भी, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। ठीक है, बहुत अच्छा जी। तो मजा आ रहा है, आप डीपर लेवल पे समझ रहे हैं। हाँ, पैसा बॉय गर्ल सब चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है उसको। ठीक है। Who is the psychiatrist that recommends Septimus be isolated in a room? कौन ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो उसे कहता है कि एक आप आइसोलेटेड रूम में रहिए? सर विलियम ब्रैडशॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who is Miss Cleland? एलिजाबेथ के हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री सब्जेक्ट की टीचर है। What create a commotion on Bond Street while Clarissa is at the flower shop? जब फ्लावर शॉप पर रहते हैं तो कौन सी चीज है जो वहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल पैदा करती है? तो मोटर कार बैकफायरिंग, मोटर कार बैकफायर कर जाता है। Who is Evans? Evans का आंसर यहाँ दिया हुआ है, सेप्टिमस कमांडिंग ऑफिसर एंड फ्रेंड हु डाइड। ठीक है। हाउ वाज सेप्टिमस कमिट सुसाइड? सेप्टिमस कैसे सुसाइड कर लेते हैं? जंपिंग आउट ऑफ विंडो। ठीक है। What play by Shakespeare does Clarissa play
डेडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये एग्जाम में देखो ये वहां कहीं नहीं था, ये आ जाता है, बी रेडी फॉर दैट। वो बार बार लाइन याद करते हैं, सिंगल लाइन की, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस। तो याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। व्हाई डज लेडी बर्टन इनवाइट एचआर टू लंच? क्यों बुलाते हैं उनको? तो आप सभी को पता है, क्योंकि उनको प्लान करना इमिग्रेशन प्रोजेक्ट टू कनाडा के लिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज एचआर बाय फॉर क्लैरिसा आफ्टर लंच? क्या खरीदते हैं क्लैरिसा के लिए? तो इतने बड़े अमीर आदमी हैं लेकिन फूल ही खरीदते हैं, हाँ, रेड एंड व्हाइट रोजेस खरीदते हैं। व्हाट डज क्लैरिसा मिम ड्यूरिंग द डे? ड्यूरिंग डे के दौरान जो है क्लैरिसा क्या सही करती है? तो अपने ड्रेस को सही करती है, ठीक है, अपने ड्रेस को सही करती है, ग्रीन ड्रेस। आगे बढ़ते हैं। Who arrives unexpectedly at क्लैरिसा पार्टी? क्लैरिसा की पार्टी में कौन अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है? तो साइली सेटन आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज क्लैरिसा रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ सेप्टिमस डेथ एट हर पार्टी? अपनी पार्टी में सेप्टिमस की डेथ पे कैसे रिएक्ट करती हैं? तो बहुत नाराज हो जाती हैं। शी रिट्रीट्स टू अ स्मॉल रूम एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट। वो एक छोटे से रूम में चली जाती हैं, उस पर विचार करती हैं। व्हाट टर्म डज सर विलियम ब्रैडशॉ यूज टू डिस्क्राइब दिस फिलॉसफी? बताइए, सर विलियम ब्रैडशॉ जो हैं, इनकी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइकियाट्रिस्ट हैं, कौन सा टर्म यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन की बात करते हैं, याद रखिएगा, प्रोपोर्शन। इनको गॉडेस ऑफ प्रोपोर्शन बोला जाता है, ठीक है, ये पूजा करते हैं गॉडेस ऑफ प्रोपोर्शन की। चलिए, व्हाट डज मिस क्लेमेन वेयर दैट क्लैरिसा फाइंड रिपल्सिव? मिस क्लेमेन ऐसा क्या पहनते हैं जो क्लैरिसा को अच्छा नहीं लगता है? तो वो हमेशा ग्रीन मैकिंटोश कोट पहनती हैं, ठीक है, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। Where did Clarissa spend her youth? क्लैरिसा अपने यूथ को कहाँ बिताती है? अब ये क्वेश्चन का जवाब जो आप लोग दे रहे थे, जहाँ पीटर और साइली सेटन रहते हैं, तो बर्टन का प्लेस है। Which narrative technique allows youth to move between characters' mind? बताओ कौन सा ऐसा narrative technique है जिससे वो कैरेक्टर के माइंड में चले जाते हैं? तो stream of consciousness। आगे बढ़ते हैं। What does Elizabeth Dalway enjoy doing that surprises her mother? क्या चीज एलिजाबेथ करती है जो उसकी मदर को सरप्राइज करता है? तो राइडिंग द ओमनीबस एंड वॉकिंग अलोन, यानी बस में खुद चली जाती है, अकेले चली जाती है। तो ये पहले के लोग कहाँ कर पाते थे, तो बेटी कर रही तो सरप्राइज हो जाती है। व्हाट हैपेंस टू द प्राइम मिनिस्टर एट द पार्टी? पार्टी के दौरान प्राइम मिनिस्टर को क्या हो जाता है, तो कैसे महसूस करते हैं? तो मतलब ये हमें लगता है कि ही वॉक्स अराउंड द रूम एंड लिव्स, ही इज सीन एज ऑर्डिनरी, बहुत ही सिंपल पर्सन के रूप में देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 28 Who calls Septimus a coward just before he dies? बताइए कौन सेप्टिमस को कावर्ड कहता है? डॉक्टर होम्स कहते हैं। सब नहीं आ रही है डॉक्टर साहब को। और व्हाट रिलेशन इज लेडी बर्टन टू द डालवे? डालवे से लेडी बर्टन का क्या रिलेशनशिप है? तो आप सभी को पता है, फ्रेंड तो है, ठीक है, सी इज अ फ्रेंड एंड एक्वेंटेंस ऑफ हाई स्टैंडिंग। तो उनको बड़े बड़े लोगों में मिलना जुलना है, लेकिन उनकी फ्रेंड है, इनको तो बुलाना चाहिए था, बुलाती नहीं है लंच पे, इनके केवल हस्बैंड को बुलाती है। व्हाट आर द फाइनल वर्ड्स ऑफ मिसेस डालवे? मिसेस डालवे का फाइनल वर्ड क्या है? मतलब नावल का फाइनल वर्ड क्या है? फॉर देयर शिवाज। ये कौन बोलता है? पीटर वाल्स। बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? थोड़ा टाइम तो लग रहा है।